गुड आफ्टरनून क्लास। कैसे हैं सभी लोग? ऑल आर फाइन? आई थिंक ऑल आर फाइन ना? ओके, चलो सुबह वाली ट्रिक कैसी लगी थी? सबको अच्छा लगा था? ओके सिद्धार्थ, योर फर्स्ट क्लास, डोंट वरी। देखो अपने ईयरफोन्स माइक्रोफोन सब क्लोज कर लेना, जब डाउट हो तो पूछना, ठीक है? ओके सिद्धार्थ, डोंट वरी, आपकी फर्स्ट क्लास है, डोंट वरी, ठीक है? डोंट वरी। अनामिका, बिल्कुल मजा आएगा। अभी देखो आज की क्लास में बेसिकली डोंट वरी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जिसकी फर्स्ट क्लास है सबको वैसे ही समझ में आएगा जैसे सब कुछ चल रहा है, ठीक है? और स्टैटिक जीके से हम लोग मिलते रहेंगे। आपके जो नेक्स्ट क्लास करंट अफेयर होगी उसमें फिर करंट पढ़ेंगे, फिर स्टैटिक पढ़ेंगे। हम धीरे धीरे पता है ये सब पोर्शन कंप्लीट करते चले जाएंगे। जैसे ट्रॉफीज हो गई, अब हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, फिर डांस पढ़ेंगे। ये आता है ना, डांस पूछे जाते हैं कि डांस कहाँ का है, ये कहाँ का डांस है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, मोनियट्टम कहाँ का है, भरतनाट्यम कहाँ का है, कथक कहाँ का डांस है, कथकली कहाँ का डांस है। मतलब ऐसे बेसिक बेसिक से डांस पढ़ते जाते हैं। हम भी वो भी शॉर्ट ट्रिक से पढ़ लेंगे, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन कोई गलत नहीं होना चाहिए और कोई छूटना नहीं चाहिए। दैट इज अवर पर्पस, ये हमारा एक पर्पस है। तो बेसिकली हमने जो पढ़ा था और मजा आएगा, बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट होगा। यस सर, बैंकिंग के लिए मोस्टली जो एग्जाम्स है ना वो अगस्त से मतलब है स्टार्ट। हमें करंट अफेयर के लिए नवंबर दिसंबर देखने की तो जरूरत नहीं है, जैन से काफी। हाँ, इट इज सफिशिएंट फॉर यू इफ यू आर गो थ्रू द फ्रॉम जैन पार्ट। अगर आप जैन से जाते हो इट इज सफिशिएंट फॉर यू। डोंट वरी, डोंट वरी, आई एम हियर ना। आपके बैंकिंग में आप टीचर से बैंकिंग न्यूज ज्यादा आएगी। जैसे आज मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था ना कि जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स को स्टेबल करने के लिए या उसको स्टेबलाइज बनाने के लिए जो कमेटी बनाएगी, दैट इज एनएस विश्वनाथन कमेटी। दैट इज अ क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन पेपर। जो आपका एलबीएस का पेपर क्वेश्चन होने वाला है वो आएगा। और आपको एक चीज बता दूं, बैंकिंग में जो क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं वो बैंकिंग अवेयरनेस भी मैं प्रिपेयर करूंगा। जब आपका कैप्सूल प्रिपेयर करूंगा तो उसमें कुछ एप्स होती हैं, कुछ क्या होती है, जितने भी हमारी पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स की बैंक है और जितने भी हमारी प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, दे आर प्रिपेयरिंग एप्स। कुछ एप्स बनाती हैं, कुछ ऐप में से एप्लीकेशंस बनाती हैं। जनरली द एग्जामिनर आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू, दिस इज द काइंड ऑफ ऐप व्हिच बैंक इज इंप्लीमेंटेड दिस ऐप। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। दिस इज द पर्पस एंड दिस इज द वे इन द एग्जामिनर आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। ओके प्रियंका, इज देयर एनी डाउट? सर डोंट वरी। यस, तो मतलब आपने जो नवंबर दिसंबर की कैप्सूल बनाया तो वो देखने की जरूरत नहीं है ना? एक बार गो थ्रू हो जाना। इफ यू आर गोइंग फॉर द सीएचएसएल और एसएससी एग्जाम, एक बार गो थ्रू होना, केवल गो थ्रू। बैंकिंग है तो डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। आप बैंकिंग में ज्यादा नहीं करना। यस केशव सर, बैंकिंग के अंदर अभी लास्ट मंथ ही मतलब जैन एंड के अंदर या फिर फरवरी स्टार्टिंग के अंदर इनके मेंस हुए हैं, तो उसके बाद से ही तो वो आएगी ना जी मतलब। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली जो 2021 है ना वहीं हाँ। से ही आएगी। बिल्कुल सही बोला आपका, बिल्कुल करेक्ट आएगी, वहीं से ही आएगी। टेंशन ना लो बिल्कुल, ठीक है? बैंकिंग वालों के लिए थोड़ा सा खतरनाक बनाऊंगा मैं, थोड़ा सा सोच रहा हूँ उनके लिए कैप्सूल कुछ अलग से ले बनाऊं, ताकि उनको लो बेसिकली चीजें और समझ में आओ, क्लियर हो। ठीक है, सब चीजें अपलोड होंगी, डोंट वरी, इट्स माय टारगेट। आप प्री क्वालिफाई करो, मेंस निकालने की टारगेट मेरा है, मैं निकलवाऊंगा आपका। क्योंकि प्री में आपको प्रीलिम्स निकालना पड़ेगा। इट इज डिपेंडेंट अप टू यू हाउ यू qualify the examination, because the pre-examination banking sector is based on reasoning, math and English. If you qualified that exam, that is my responsibility. I take your responsibility. जो मेंस का पेपर होगा, जो मैं कैप्सूल अलग से बनाऊंगा, जो आपको अलग से भी क्लासेस दूंगा, that is benefits for you. Don't worry, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। सेम फॉर देखिए ना संदीप, सीजल के लिए अगर मैं बात करूं तो सीजल के लिए प्लीज गो फ्रॉम नवंबर, प्लीज डोंट सीजल के लिए ट्राई मत करना। सीजल जो नवंबर से पूछना ज्यादा चालू करेगा, क्योंकि अभी लास्ट जो एग्जाम एसएससी का हुआ है दैट इज एसएससी फेज 8 एग्जाम। एसएससी फेज 8 का एग्जाम जो लास्ट एग्जाम हुआ दैट इज सीएचएसएल। तो सीएचएसएल ने सितंबर अक्टूबर का पूछा है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो अपकमिंग एग्जाम जो सीएचएसएल का होगा, जो सीजल का होगा, जो एमटीएस होगा, दैट इज विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम आ सितंबर पार्ट। ये हमने चेक कर लिया था। हमने चेक इसलिए करा था जब हमारा सीजल का पेपर हुआ था, सीएचएसएल का पेपर हुआ था, तो मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर वो सितंबर अक्टूबर से पूछ रहा था आपके 2020 के। यहां से भी पूछेगा, डोंट वरी। ओके ओके क्लास, डिड अंडरस्टैंड टू यू? देखो स्टैटिक पार्ट भी पढ़ना है। देखो मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि आप लोग फॉर्म्स फिल करो, लेकिन बैंकिंग वगैरह की आप टेंशन मत लो, बैंकिंग वगैरह का भी है, सब कुछ पूरा प्रॉपर चलेगा। Any book to follow the SSC CGL? Don't worry, Siddharth. Don't worry. You not to follow any book. You have to just listen the lecture. What I am telling.
You have to just listen the lecture what I am telling, and I give the question to you. You have to solve this question. If you are able to solve this question, you are able to qualify the text exam. It is benefit for you. ठीक है, आप easily qualify कर लोगे, तो don't worry. ठीक है, अभी तो आपके साथ शुरुआत है. नोटिफिकेशन जो है वो आप अपडेट कर दोगे ना नोटिफिकेशन से? Yes, definitely my responsibility. Whatever the notification it is related to SSC, whether it is related to IBPS, I will notify. मैं एक लेक्चर बनाऊंगा प्रॉपर, आपको बताऊंगा कि आप कौन सी गलतियां कर सकते हो और कैसे एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करोगे. ओके, डोंट वरी. किसी के कोई भी डाउट हो, अभी मैं सब चीजें सब हैंडल कर रहा हूँ, धीरे टेंशन मत लो आप लोग. सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ सही होता चला जाएगा. मैं आपको समझूंगा, आप मुझे समझोगे, यही अंडरस्टैंडिंग है और इसी तरीके से पेपर को क्वालिफाई किया जा सकता है. आपको चीजें सब कुछ क्लियर होंगी. अभी तो इंटरेक्शन हुआ नहीं है, धीरे धीरे अभी मैं साइंस एंड टेक की क्लासेस लूंगा, तब आपको और चीजें पता चलेगा मुझे, हाँ किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किसकी क्या बेस है, किसकी क्या प्रॉब्लम्स है. अगर हम प्रॉब्लम्स ही आपके सॉल्व कर देते हैं, दैट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी टीचर. किसी की फैकल्टी और रेस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की यही होती है कि अगर आपकी प्रॉब्लम को समझे और आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें. दैट इज अ मेन पार्ट एंड दैट इज द मेन बेसिक पार्ट ऑफ टीचिंग. ये चीजें होती हैं. ओके, चलो फिर क्लास आज स्टार्ट करते हैं हम आपका. गुड आफ्टरनून क्लास. सबसे पहले सब लोग ज्वाइन हो जाओ, मजा आएगा आज की क्लास में. गुड इवनिंग. वेरी गुड. चलो, very good evening to all. Now the PDF is visible to all. So let me start with the lecture of PDF, and the lecture is कहाँ गया mouse? Okay, yes, mouse is there. Actually mouse थोड़ा problem कर रहा है. Okay, now there is no problem, everything is all right. Now we start with the class. Okay, देखो क्लास, हमने लास्ट क्लास में आपका नेशनल इनकम स्टार्ट किया था. वी हैव टू स्टार्ट अ टॉपिक ऑफ नेशनल इनकम. हमारे देश की जो आर्थिक आय है या हमारे देश की जो बेसिकली राष्ट्रीय आय है, वो हम कैसे बढ़ाते हैं. जैसे हमने ये चीजें सीखी थी, हम लोग क्या होते हैं, बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट द जीडीपी. हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं. जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पाद. मतलब कि जितना भी प्रोडक्शन आपके ईयरली आपके गुड्स एंड सर्विसेज के आपके जो नेशनल बॉडी के अंदर होता है, आपके नेशनल बाउंड्री के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड जीडीपी. उसको हम जीडीपी कहते हैं आपका. ठीक है, आफ्टर द जीडीपी के बाद हमने देखा था दिस जीएनपी. तो अपने थोड़े माइक्रोफोन्स क्लोज कर लेना. ठीक है, जब मैं पूछूं आपके डाउट तो देन आप अपने माइक्रोफोन्स ओपन करना और तब मुझसे अपने डाउट्स पूछना. ठीक है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर ना. चलो लेट्स स्टार्ट. फिर हम क्या बताएं, हमने देखो जीएनपी के बारे में पढ़ा था. देखो आपको क्या करना है, यहां से फॉर्मूले देखना है. देखो मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं. देखो ये अभी जो पार्ट चल रहा है, ये थोड़ा सा एसएससी वालों को फोकस करना है. किसी ने मुझे पूछा था व्हेन आई स्टार्ट माय फर्स्ट क्लास ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस, किसी ने मुझे पूछा था सर प्लीज डिफरेंशिएट इट, कि मुझे ये एसएससी में पढ़ना है, ये बैंकिंग में पढ़ना है. देखो बैंकिंग वालों के लिए ये बेस है, इट इज अ बेस फॉर द बैंकिंग पर्पस. ठीक है, बैंकिंग वालों के लिए ये बेस है और एसएससी वाले के लिए ये मंत्र है. एसएससी वालों के लिए पूछा जाएगा, जल्दी एसएससी वालों को पूछा जाता है. ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, एसएससी के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं. ये आपको मैं पहले बता दूं. लेकिन हम अपने होल सिलेबस को लेकर हम रिस्क नहीं ले सकते. वी कांट टेक एनी रिस्क. हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें बेसिकली पूरा करना है. ठीक है, ओके. हमने जीएनपी पढ़ा था, जीएनपी के बारे में पढ़ा था, एनडीपी पढ़ा था. अच्छा, आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज पर कैपिटा इनकम. देखो पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई बता सकता है ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है? व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं इसको. एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय क्या कहा जाता है? कोई ट्राई करना चाहो, any person, any candidate, any aspirant who are preparing, who are from the commerce background, वो ट्राई कर सकता है. अदरवाइज आई एम हियर टू टीच यू. बता दूंगा मैं, डोंट वरी. मैं पहले आपसे चाहता हूं कि आप पीपल इनकम. Yes, average people income. You are absolutely right. In a simple words, you are in the layman language, you tell the right thing. Okay, okay. मैं देखो क्या बताता हूँ. देखो जितना ज्यादा, आपको एक चीज बताऊं. Yes, national income plus population. आपको दिख रहा होगा. नेशनल इनकम किस पे कैलकुलेट करते हैं? फैक्टर कॉस्ट पे करते हैं. बेसिकली आपको मैंने लास्ट लेक्चर में एक चीज बताई थी कि जो हम देश की राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करते हैं या नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे लेते हैं. व्हाई फैक्टर कॉस्ट? क्योंकि फैक्टर कॉस्ट वी कैन इजीली कैलकुलेट इट. हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. यस, अबव देन 18% या 18 ईयर से अबव एडल्ट ही होगा तो बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली, क्योंकि हमारे बेसिकली पॉलिटिक्स के अंदर ये चीजें बोली जाती हैं. व्हेन द ख्याति मैम टीच यू अ पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द अमेंडमेंट ऑफ 86 अमेंडमेंट, उन्होंने आपको ये चीज बताई होगी कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे होते हैं उनको बेसिकली इंडस्ट्रीज और किसी भी बिजनेस सेक्टर में काम करना नहीं चाहिए. अमेंडमेंट आपने पढ़ा होगा आई थिंक. आर्टिकल 21A इज रिलेटेड टू दैट, राइट टू एजुकेशन.
दैट इज योर फंडामेंटल राइट्स। तो इसलिए बेसिकली एबव जो हम एडल्ट एज में होते हैं तभी ये हमारा नेशनल पर कैपिटा इनकम क्या होता है आपका कैलकुलेट होता है। तो हमेशा जो हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं वो हम हमें फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, क्योंकि हम फैक्टर कॉस्ट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब टैक्स है यार, किसी पे टैक्स कम लग रहा है, किसी पे ज्यादा लग रहा है, हर की इनकम बढ़ रही है घट रही है, देयर इज नो फिक्स ऑफ इनकम। तो हम लोग हमेशा फैक्टर कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट एट नेशनल इनकम और अपॉन टोटल पॉपुलेशन। अब मैं आपको देसी भाषा में समझा देता हूँ। देखो देसी भाषा में समझाने का मतलब ये है कि हमारे देश का लिविंग स्टैंडर्ड कितना अच्छा है लोगों का। अगर जितना अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड होगा, लोगों का रहने का रहन सहन तरीका जितना अच्छा होगा, वो उतना ज्यादा ही हमारी पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करेगा। ये है सीधा फंडा। तो आपके पॉपुलेशन का सीधा फॉर्मूला पूछ सकता है। Examiner ask a question from you, which of the following are your standard of living? Examiner आपसे देखो एसएससी में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, which of the following formula and which of the statement regarding the per capita income is correct? जिस स्टेटमेंट में आपको ये दिख जाए आपको वो स्टिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट, डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो हमारा क्या बताता है देश का कितना अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है, दैट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ पर कैपिटा इनकम। अब हम देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम किस राज्य की सबसे ज्यादा है। देखिए हमारे दिल्ली का जो है, दिल्ली का सबसे अच्छा पर कैपिटा इनकम है। आप देख लो पूरे इंडिया के अंदर सबसे अच्छा पर कैपिटा इनकम जिसका है। देखो मुंबई इसलिए नहीं है क्योंकि मुंबई का भी हो सकता है, बट मुंबई के अंदर बहुत गरीबी है, बहुत ज्यादा गरीबी है। एक्चुअली जब मैं लॉकडाउन के अंदर, बिकॉज माय फैमिली जो होती है वो आपकी मुंबई में ही रहती है, जब मैं लॉकडाउन में गया था खूब सारा मतलब बहुत ज्यादा गरीबी, मैंने इतना नहीं सोचा था कि महाराष्ट्र में भी इतनी गरीबी हो सकती है। लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा नहीं है, स्लम एरिया बहुत है, क्योंकि आपने देखा होगा वेरी यू लिस्टिंग एनी न्यूज कि कोविड सबसे ज्यादा स्लम एरिया में बहुत ज्यादा फैला, इट इज इंक्रीजिंग अ लॉट। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। बिगेस्ट स्लम ऑफ एशिया, यस यू एब्सोल्युटली राइट, एशिया का सबसे बड़ा ब्लैक स्लम एरिया है। हालांकि लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का अच्छा है, बट देयर इज सम पॉवर्टी अ लॉट। पॉवर्टी जब हम पढ़ेंगे तब आपको समझाएंगे। यस, या पॉपुलेशन भी ज्यादा है। यस, आफ्टर द उत्तर प्रदेश द रिच पॉपुलेशन ऑफ साउथ, ये साउथ मुंबई के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है बेसिकली, जानते होंगे आप लोग। आफ्टर यूपी के बाद सबसे अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011। ओके, तो दिल्ली का सबसे अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है। दिल्ली के बाद जो अगला स्टेट आपसे पूछ सकता है कि किस का पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। आफ्टर दिल्ली दैट इज गोवा। कुछ गोवा के बारे में मैंने सुबह बताया था ना आपको, आई एम टेलिंग समथिंग यू अबाउट द गोवा। Yes, festival. क्या बताया? यस, फेस्टिवल, दैट मांडो फेस्टिवल, दैट इज नेम ऑफ द फेस्टिवल। देखो मैं कोरिलेट भी कर सकता हूं, प्लीज डरना नहीं, आई कैन कोरिलेट आल्सो सो दैट आई कैन नो हाउ मच यू हैव टू ग्रेस्प व्हाट आई एम टीचिंग टू यू। आपने कितना समझा, आपने कितना पढ़ा, आपने कितना सुना, इससे मुझे पता चल जाएगा। ओके, मजा, देखो पार्टिसिपेशन होगा तभी मजा आएगा। यस, आपने एमपी का भी बताया था। मांडा उमंग, मांडा इज फ्रॉम एमपी एंड मांडू फ्रॉम गोवा। ओ आ जाए लास्ट में, ओ आ जाए तो दैट इज गोवा, बिकॉज गोवा के बीच में ओ आता है। ठीक है, ओके उमंग, डोंट वरी। ठीक है, गोवा का सबसे अच्छा है। अच्छा, गोवा के बारे में मुझे और कुछ बताओ, क्या है गोवा के बारे में? देखो उसके अलावा बताना जो चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 140, आर्टिकल 44, यस, यूनिफॉर्म सिविल कोड है यहाँ पे सबसे ज्यादा। ओके, गोवा की पॉपुलेशन सबसे कम है, ध्यान रखना। गोवा की पॉपुलेशन कम है कि एरिया कम है? आई थिंक एरिया कम है गोवा का। अगर अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 द एरिया, लीस्ट एरिया ऑफ किसका है? गोवा का। यस, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा सिक्किम की कम है। सिक्किम के जानते, गैंगटोक। यहाँ पे कौन सा पास है सिक्किम के अंदर? नेम द पास इन सिक्किम। सब लोग संभल के रहना, सिक्किम के अंदर कौन सा पास होता है, कौन सा दर्रा होता है? यस प्रेरणा, आई थिंक यू ट्राई समथिंग। नथुलाल पास। इतना पिटाई करेंगे ना तुम्हारी सबकी। रोहतांग पास कहाँ बता रहे हो? सिक्किम में बता रहे हो सब? रोहतांग इज इन मनाली। हिमाचल, यस हिमानाली, हिमाचल में है वो रोहतांग पास। नथुलाल पास है आपका। व्हाट इज पास? हाँ जी, आप बोल रहे हो? हाँ दर्शक बोलो। सर आप क्या बोल रहे हो? पास मतलब होते हैं जो कि माउंटेन्स के बीच में से दर्रे होते हैं ना, पास होते हैं बेसिकली। वो क्या होते हैं पासेस? कहाँ पे है? मैं पूछ रहा हूँ नथुलाल पास कहाँ पे? नथुलाल पास आपके सिक्किम में है। लोग बता रहे हैं वो आपके हिमाचल में, रोहतांग बता रहे हैं, इसलिए मैंने बताया। ओके ओके, डोंट वरी, बैंकिंग का नहीं है आपका। अगर बैंकिंग हो तो प्लीज आप लीव कर सकते हो, बट मैं कोरिलेट करता हूँ इसलिए मैंने बताया। ओके,
यस सर, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो आप बता सकते हो क्या, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड आप बोल रहे थे गोवा का, वो क्या होता है? देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है उमंग, बेसिकली देखो हम चाहते हैं दुनिया के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे इंडिया के अंदर, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो हमारे डीपीएसपी के अंदर आता है आपके। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर चाहते हैं कि हमारे जो स्टेट है उस स्टेट्स के अंदर डाइवर्सिटीज ना हो। जैसे हम देखते हैं ना कि यूपी के अंदर खूब सारी डाइवर्सिटीज है, खूब सारे रिलीजन है, ठीक है, कुछ कहता है, कोई कहता है कि हमारा रिलीजन बहुत बड़ा है, कोई कहता है हमारा रिलीजन बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, कोई कहता है भाई हिंदू हमारा बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, कुछ कहते हैं भाई मुस्लिम कहते हैं हमारा रिलीजन सबसे बड़ा है। मतलब एक तरीके से अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को किसी भी देश के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं देन वी हैव टू यूनाइट विद अस, हम यूनाइट कर सकते हैं, एक बेसिकली लोगों के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दैट इज द मेन पर्पस टू स्प्रेड द थॉट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन थ्रू ऑल द वर्ल्ड। हम सब चीज से यूनिफॉर्म है, हमारी लैंग्वेज भी सेम है, हमारा रिलीजन भी सेम है, हमारी एक रिलीजन सेम होना चाहिए, चलो कास्ट तो वेरी कर सकती है बट एक रिलीजन सेम होना चाहिए, दैट इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड। सर तो फिर ये हर स्टेट में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? नहीं हो सकता हर इम्प्लीमेंट। मैं एक बार बताऊंगा, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो? तो पंजाब। पंजाब। आपको लगता है, देखो पंजाब में, देखो पंजाब में तो चीजों को मैं मान सकता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो आप रिलीजन नहीं देख रहे हो उतने ज्यादा, हर, चलो मैं यूपी का एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ, आपको यूपी के अंदर खूब सारे रिलीजन नहीं देख रहे हैं। कोई कहता है अगर गवर्नमेंट में ही चीजें बढ़ गई हैं, भाई गवर्नमेंट अगर आती है तो, अगर मोदी गवर्नमेंट आती है तो कहते हैं वो हिंदू को प्रमोट करने लग जाती है, कांग्रेस गवर्नमेंट आती है तो, कांग्रेस तो चलो आती ही नहीं नॉर्मल, एक बात समाजवादी आ जाए तो देखते हो आप लोग, वो कभी देखो प्रमोशन बहुत ज्यादा हो रहा है ऐसी चीजों का। मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है बेसिकली, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए बेसिकली आपकी। और आपका ये टॉपिक बन सकता है, इट्स योर टॉपिक फॉर योर सीएचएसएल मेंस, टॉपिक बन सकता है। तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, हमारी एकता में अनेकता है। कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो कर सकती है, बट दे आर ओनली क्रिएटिंग दिस डिस्प्यूट्स। हाँ, because if the government implement these the policy, then how the government gets the benefit? गवर्नमेंट को बेनिफिट कहाँ मिलेगा? सबको सरकार भी बनानी है, सबको प्रॉफिट भी करना है, चीजें कहाँ हो सकती है? ये चीजें कहाँ हो सकती है? मुझे तो बहुत इम्प्लीमेंट ही लगना बहुत मुश्किल, लेकिन गोवा में ऐसा है। वी आर विजिटिंग द गोवा, आपको ये सब चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, ये डाइवर्सिटीज और ये चीजें देखने को बिल्कुल नहीं मिलेंगी। यस, मेजर पॉपुलेशन डज नॉट वांट टू मेंटेन इट, पॉपुलेशन भी नहीं चाहती यार, पॉपुलेशन नहीं चाहती क्योंकि पॉपुलेशन को गवर्नमेंट नहीं चाहती, पता नहीं क्यों, क्या ऐसा क्या है, बड़ा डिफिकल्ट है। मतलब इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बोला गया है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्या होगा, क्योंकि हमारा बेसिकली जो डीपीएसपी होता है वो आपकी सोशल डेवलपमेंट में बहुत यूज करता है। अगर आपको टीचर मैम ने बताया होगा तो आपको बताएंगी मैम कि सोशल डेवलपमेंट में बेसिकली डील करा जाता है डीपीएसपी, ये चीज होती है डीपीएसपी आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब उसको भी समझना नहीं है, जब मैम आपको बताएंगी तो वो और अच्छे से बताएंगे आपको इसके बारे में। जैसे मैंने केवल बताया क्या, यस सर, नॉट इन्फोर्सेबल, इन्फोर्स नहीं है, बिकॉज द डीपीएसपी के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, व्हाट आर द आर्टिकल्स ऑफ डीपीएसपी इज नॉट, यू नॉट गो फॉर द सुप्रीम कोर्ट फॉर योर राइट्स। आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते इसके लिए, जितने भी होते हैं, ठीक है, बट आप फंडामेंटल राइट्स में जा सकते हो। ओके, लेट्स गो, हम चलते हैं जीडीपी की तरफ। अब ये जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ वी डिफरेंशिएट कि हमारा जीडीपी बड़ा है। आज कहते हैं ना, आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा पढ़ रहे होंगे कि रेटिंग्स देते हैं, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स देते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बने, दे आर गिविंग देयर रेटिंग्स, वो रेटिंग्स देते हैं कि यार हमारा जीडीपी पिछले ईयर की कंपैरिजन में इतना बढ़ जाएगा, इतना घट जाएगा। आप लोग करंट अफेयर्स में पढ़ रहे होंगे ऐसा, ये कैसे कैलकुलेट होता है यार, इसके पीछे क्या रीजन है, हम देखते हैं। देखो इसके पीछे जो हमारा रीजन होता है वो क्या होता है कि हम जो जीडीपी करंट के अंदर चल रही है हमारे, जैसे कोई भी मान लिया, जैसे प्याज है, मान लिया मैंने, मान लिया ये पेन मान लिया, आज इस पेन की कॉस्ट है 15 रुपए, मान लिया, आई एम जस्ट अमेजिंग, केवल मैंने एक्सेप्ट करा, मैंने पहचाना है कि इसकी कॉस्ट है आज 15 रुपए, मार्केट के अंदर 15 रुपए का बिक रहा है। लेकिन आज से ये 6-7 साल पहले या 10 साल पहले इसकी जो कॉस्ट थी वो 5 रुपए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बेस ईयर लेके चलते हैं, ठीक है। अभी तक जो है सरकार पे डिपेंड करता है वो बेस ईयर क्या लेके चल रही है, इट इज डिपेंडेंट अप टू द गवर्नमेंट व्हिच बेस ईयर इज टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो अभी तक का जो बेस ईयर चल रहा है, बेस ईयर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि वी हैव टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन व्हाट इट्स बेस ईयर। तो बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर जिससे हम डिफरेंशिएट करते हैं, बेस ईयर क्या होता है जिससे हम कंपैरिजन करते हैं, वी हैव टू कंपैरिजन। मान लिया अब कंपैरिजन ईयर क्या होता है, 2011-12,
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सिमिलर पॉइंट है कि अगर हम किसी भी देश के इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं या किसी भी देश की जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं या बताते हैं या डिटरमाइन करते हैं, तो वी हैव टू कंपैरिजन द कमोडिटीज फ्रॉम द बेस ईयर 2011 एंड 2012। आज से मान लिया 2011-12 में जब ये पेन बना था तो इसकी कॉस्ट थी 5 रुपए, लेकिन आज जो समय चल रहा है 2021 और आज इसकी कॉस्ट है 20 रुपए, मतलब इसके अंदर 15 रुपए की वृद्धि हो गई, मतलब 15 रुपए की वृद्धि। और इस तरीके से जीडीपी को हम और किसी भी चीज की इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं, मतलब दैट इज अ बेस ईयर। हम कंपैरिजन किससे करेंगे यार, किससे कंपैरिजन करोगे ना। एक बार बताओ, आप गवर्नमेंट का एग्जाम दोगे, ठीक है, गवर्नमेंट का एग्जाम देखते हो तो अपने आप को कंपैरिजन करते हो ना कि मैंने 2020 में ये पेपर दिया था, आज ये 2021 चल रहा है, मेरा इतना इंप्रूवमेंट हुआ, मतलब इतना परसेंट इंप्रूवमेंट करा। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट भी जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए करती है। यस, प्रेरणा का क्वेश्चन है, सर आफ्टर व्हाट इंटरवल डज द बेस ईयर चेंज? देयर इज नो पर्सपेक्टिव। प्रेरणा, देयर इज नो पर्सपेक्टिव, इट इज डिपेंड अप टू यू, इट इज डिपेंड अप टू गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है या सरकार पे डिपेंड करता है, वो चेंज कर सकती है। हो सकता है जो जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है हो सकता है 2017-18 भी हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं। इट इज नॉट फिक्स। बट सर बेस ईयर तो उसे कहते हैं ना जिसमें मिनिमम रिफ्लेक्शंस हुई हो, कि उसमें ना कोई ज्यादा उतार चढ़ाव जिसको कम होते हैं। तो अभी तक ऐसा माना गया कि 11-12 में सबसे ज्यादा कम हुए हैं एंड 17-18 के बाद की गई थी, बट अभी उसको कंसीडर नहीं करेंगे, अभी हम 11-12 भी लेके चल रहे हैं। यस, बेसिकली ये चीज वो पूछना चाह रही है प्रेरणा कि सर ऐसा कोई क्राइटेरिया होता है क्या? जैसे आपको पता है ना कि लोकसभा के इलेक्शन जैसे 5 साल बाद होते हैं, जैसे राज्यसभा के इलेक्शन हर 6 साल बाद होते हैं, मतलब ऐसा कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है प्रेरणा। उनका पूछने का मतलब यही है चीज बेसिकली, ठीक है। तो बिल्कुल सही बताया ईशिका ने कि वहां पे चीजें इजिली कैलकुलेट हो जाती है, वी हैव टू इजिली कंपैरिजन। अगर हम कंपैरिजन कर लेते हैं इजिली तो हमें चेंज करने की क्या जरूरत है? अगर हम चेंज करेंगे तो फिर हमें डेटा भी इकट्ठा करना पड़ेगा। इट इज क्वाइट हेक्टिक फॉर द गवर्नमेंट and it is quite hectic for the finance minister also. Anurag, it is not a benefit for the banking aspirants. Banking aspirants के लिए नहीं है ये टॉपिक, जल्दी एसएससी वालों के लिए भी, बैंकिंग वालों के लिए टॉपिक आएगा आरबीआई इसके बाद, ओके, डोंट वरी। बट आपको पता होना चाहिए, you should know each and basic point. मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ पता है? Why I am teaching this? I am teaching is this, that is why you know the basic. आपको बेसिक पता होना चाहिए। सर बेस ईयर कैलकुलेशन और सर सेंसस भी मैटर करता है क्या? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन काउंट में आते हैं बेस ईयर जब कैलकुलेट जीडीपी के लिए। सेंसस देखो अलग चीज हो जाती है, मतलब सेंसस होने के बाद जाके मतलब कोई भी बेस ईयर सेट करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंसस अलग चीज है और बेस ईयर अलग चीज है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द सेंसस एंड द बेस ईयर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। शिक्षा 2011-12 से पहले क्या बेस ईयर लेते थे? मतलब 2010 में अगर हमको जीडीपी कैलकुलेट करनी है 2004-5 तो 2004-5 लेते थे हम, ठीक है। डोंट वरी अनुराग, आप पढ़ो, अभी आपका यही बेसिक ना बैंक में यूज करवाऊंगा मैं, जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो यू हैव टू यूज दिस बेसिक। अगर आपको बेसिक, वो बेसिक मुझे पढ़ाना पहले जरूरी है। व्हाटएवर आई एम टीचिंग एंड टीच द बेसिक आल्सो, और सबका क्लियर होगा, डोंट वरी। अभी देखो एक क्लास के अंदर मैं आपको मैजिक करके सब कुछ नहीं सिखा सकता। आई कांट टीच यू इन 1.5 घंटे के और मैं आपको सबको मैजिक छड़ी घुमाऊं और सबको समझ में आ जाए, ऐसे नहीं हो सकता। धीरे धीरे सब चीजें समझ में आएंगी, धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे, टॉपिक समझ में आएंगे, तो इस तरीके से क्लियर होगा। ओके ओके, नाउ अब हम ये नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं? अब पेपर में देखो एसएससी वालों के लिए क्वेश्चन आएगा और आया हुआ क्वेश्चन भी है। आपसे पूछेगा which of the following method is not useful in calculating the national income? 4 ऑप्शन देगा। अब ये 3 ऑप्शन होंगे जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको मिलेंगे, और चौथा ऑप्शन कुछ और ही बना देगा एग्जामिनर, और वो आपसे पूछेगा, वही आपको टिक करके लगाना पड़ेगा। तो समझ गए क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। हर का टॉपिक जो मैं तुमको टॉपिक पे पढ़ाता हूँ, टॉपिक से पहले ही आपको बता दूंगा क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछा जाता है, और ऐसे और 100% वैसे ही पूछा जाएगा। What are the methods? Which of the method is not helpful in calculating the national income? अगर हम किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को बताना चाहते हैं तो हमारा कौन सा मेथड या कौन सा तरीका इस्तेमाल नहीं होगा?
इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेट्स प्रोसीड विद आवर लेक्चर। हम प्रोसीड करते हैं लेक्चर की तरफ। ओके, अरे एक बात ध्यान रखना बैंकिंग वालों, अगर नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने ऑफलाइन सब कर बैठ के शांत बैठ जाओ, ये मत करके बैठ जाना। अगर बेसिक क्लियर नहीं हो फिर मैं पूछूंगा भी वहां पे सबसे। अरे सबका क्लियर होगा, टेंशन ना लो सब। ओके लेट्स बिगिन। चलो, पहला हमारा मेथड क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड। जो आपको दिख रहा है पहला हमारा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। सब लोग अब देखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। एक्सपेंडिचर मेथड मतलब, एक्सपेंडिचर का मतलब समझते हो ना, जब आपको मैथमेटिक्स मोहित सर आपको पढ़ाते होंगे तो बताते होंगे इनकम होती है और एक्सपेंडिचर होती है। एक्सपेंडिचर मतलब पैसा खर्च करना किसी भी चीज पे। अब क्या होता है कि अब गवर्नमेंट किन किन चीजों पे पैसा खर्च करती है? अब पैसा खर्च करती है कंजम्पशन ऑफ द फाइनल गुड्स। ये फॉर्मूला है, मतलब दीज आर द फैक्टर्स while calculating the expenditure of any country or calculating the national income of any country। तो पहला मेथड क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड। अब क्या होगा? कंजम्पशन ऑफ द फाइनल गुड, कि कितना ज्यादा कोई प्रोडक्ट जैसे बनना। कंजम्पशन कब होता है? जब प्रोडक्शन होता है। कंजम्पशन को देख के ही क्या करती है गवर्नमेंट? प्रोडक्शन करती है किसी भी चीज का, फाइनल गुड का कंजम्पशन करना। सी स्टैंड फॉर कंजम्पशन, आई इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? किसी चीजों पे क्या करती है? इन्वेस्ट करती है या पैसा लगाती है, इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्टमेंट करते हो ना, वो चीजें कैलकुलेट होती हैं। और जी मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो पैसा खर्च कर रही है ये इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब दीज आर द फैक्टर्स बाय विद द हेल्प। ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है। ये कभी भी आपसे पूछा नहीं जाएगा पेपर में, डोंट वरी। एसएससी में इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यूपीएससी लेवल पे पूछा जा सकता है। मतलब दीज आर द फैक्टर। आप आपसे पूछ सकता है कि एक्सपेंडिचर मेथड में कौन सा फैक्टर नहीं होता है। तो पहला कंजम्पशन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट ट्रांसफर पेमेंट। जो जब आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनोगे, गवर्नमेंट से आपकी जो सैलरी आएगी उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करा जाता। और जो पेंशन मिलेगी आपको वो भी यहाँ पे कंसीडर नहीं होती। जो सैलरी मिलेगी और जो मनरेगा में पैसा जाता है ये कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता एक्सपेंडिचर में। और एक्स क्या है? ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। एक्स क्या होता है? जो हम चीज बाहर से, जो हमें क्या होता है, बाहर से चीज हमारे देश के अंदर आती है, मतलब बाहर का पैसा हमारे देश के अंदर आता है, प्रॉफिट होता है, मतलब एक तरीके से एक्सपोर्ट होता है। और एम क्या होता है? इम्पोर्ट होता है बेसिकली। तो ये एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे हम एक्सपेंडिचर, यस, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, दैट इज राइट श्रेयांश। तो ये दीज आर द फैक्टर्स बाय व्हिच वी कैलकुलेट द एक्सपेंडिचर मेथड। बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा बट आपको पता होना चाहिए। मनरेगा सैलरी क्या होती है? मनरेगा में क्या होता है? जैसे वेजेस पे डिसाइड किया जाता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना, जैसे दो तरह की कॉस्ट होती है आपकी। एक फैक्टर कॉस्ट दो तरह की होती है, एक वेरिएबल होती है और एक फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो हम जैसे रखते हैं ना किसी को मनरेगा में, जैसे महात्मा गांधी रूरल एक्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट रूरल एक्ट होता है आपके। तो हम ये डिसाइडेड है कि अगर कोई भी आप लेबर को हायर रखते हो या किसी पे दिहाड़ी पे रखते हो तो उसका वेजेस कितना फिक्स्ड होना चाहिए। बेसिकली 120 रुपए मिलना चाहिए उसको पर डे। अब 120 रुपए कर दिया गया है। और मनरेगा के लिए डेट भी डिसाइड होता है आपके। बेसिकली रेट कितना, वेजेस कितने देना, दैट इज रिलेटेड टू वेजेस। ओके, मनरेगा के अंदर आपके वेजेस आते हैं, कितना पैसा देना है, कितना आपको दिहाड़ी पे देना है। यस, 100 डेज था लेकिन अब इसका यश का 120 डेज कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। जो बजट आई थिंक 2020 का बजट आया था उसमें एक्सटेंडेड द डेट ऑफ 100 to 120 डेज, इसको 120 डेज कर दिया गया। ओके, बढ़ा दिया गया आपके। तो बेसिकली दिहाड़ी पे रखा जाता है, इतना पेमेंट रखा जाता है। ये तो चीजें एक मेथड है और ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर जो बहुत ज्यादा डीप में आपको पढ़ाया जाए। ऐसा कुछ भी खास नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए एक्सपेंडिचर एक मेथड होता है जिससे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। एक फॉर्मूला है, मतलब गवर्नमेंट इन सब चीजों को यूज करती है, डेटा को इकट्ठा करती है, स्टैटिस्टिक्स से डेटा आता है और डेटा को फॉर्मूले के अंदर डालती है और इस तरीके से जिसका जीडीपी और नेशनल इनकम को बताती है इस देश का नेशनल इनकम कितना है आपका। ओके ओके, प्रेरणा से कुछ पूछना चाह रही है मुझसे, पूछिए प्रेरणा। सर यस संजीव, लास्ट क्लास में अपने x एंड m का वैल्यू बोले थे। x जो था इनकम कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, हाँ, एंड m वाज इनकम गोइंग आउटसाइड। हाँ वही है ना? हाँ वही है एक्स और एम। मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि जितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे चीजों का उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, वो एक्स में आ जाएगा। और जितना ज्यादा हम इंपोर्ट करेंगे, बाहर से मंगाएंगे, वो हमारा लॉस में जाएगा।
सर मनरेगा के अंडर ओनली गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट और द प्राइवेट फर्म टू कम्स अंडर इट। देखिए मनरेगा के अंदर ओनली गवर्नमेंट, नॉट प्राइवेट फर्म्स। चलो मैं आपको एक रिलेट करके बताऊं। देखो प्रेरणा ने बहुत अच्छा खूबसूरत क्वेश्चन पूछा है, अब मैं इसको पॉलिटी से रिलेट करता हूं। देखो कैसे, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन पढ़ा है, पूछा है इन्होंने। प्राइवेट नहीं होता प्रेरणा, गवर्नमेंट ही होता है। अब देखो कैसे। अच्छा आपने आर्टिकल 42 जानते हो? आप हैव यू फेमिलियर विद द नेम ऑफ आर्टिकल 42? संविधान के 42 आर्टिकल में जानते हो क्या होता है? डीपीएसपी के अंदर ही आता है। नो सर, चलो नहीं जानते, मैं बताता हूँ। आर्टिकल 42 पे दी जाती है आपको मैटरनिटी रिलीफ। हैव यू फेमिलियर विद इट? मैटरनिटी बेसिकली जब बेबी होता है किसी की, मैटरनिटी रिलीफ मिलती है। मैटरनिटी रिलीफ मिलती है ना बेसिकली। ये वर्क फ्रॉम 42 एक्चुअली वर्क एनवायरनमेंट के बारे में बोलते हैं, प्लस मैटरनिटी वो भी होता है, लेकिन 42 के जो पार्ट होते हैं, यस वर्किंग कंडीशन का जो 42 का जो पार्ट होता है आपका, उसमें आपकी मैटरनिटी रिलीफ भी आती है। पढ़ना, मैटरनिटी रिलीफ आती है तो गवर्नमेंट क्या देती है, मैटरनिटी रिलीफ को एक्सटेंड करा गया। मतलब जैसे बच्चों, मतलब जैसे मदर जैसे पेट से है, मतलब उनके बच्चा होने वाला है, तो जितने भी गवर्नमेंट फॉर्म्स होते हैं तो उनको बोलती लीव पे दे देती है। अब फादर को मत सीजना, फादर को भी मिलने लगी आजकल, लेकिन मदर के लिए सफिशिएंट है। आपकी 6 मंथ बेसिकली मदर ऑन रेस्ट पे रह सकती है। पहले 150 डेज था, लेकिन अब इसको एक्सटेंड करके 180 डेज कर दिया गया है। तो इस तरीके से क्या हो गया, मैटरनिटी लीव होगी और मतलब कि घर से वो आराम से रेस्ट कर सकती है, लेकिन उनकी जो सैलरी होगी प्रॉपर आएगी। अब प्राइवेट में भी कर दिया गया है, लेकिन प्राइवेट में भी पूरी तरीके से नहीं हो पाया, कुछ ही फर्म्स के अंदर ऐसा करा गया है। तो कैन यू रिलेट दिस पॉइंट फ्रॉम द मनरेगा? ओके प्रेरणा, इट इज क्लियर टू यू? मनरेगा इज इम्प्लीमेंटेड फॉर द गवर्नमेंट ओनली। गवर्नमेंट्स जितने प्रोडक्ट उनके लिए इम्प्लीमेंट होता है, प्राइवेट फर्म्स के लिए बिल्कुल भी नहीं होता मनरेगा। ओके, उनके लिए टोटल पॉलिसीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। मैंने केवल रिलेट करा है, प्लीज उतना मत जाना, केवल आई एम जस्ट रिलेटेड। ठीक है, ओके। तो सेकंड मेथड क्या होता है, हम किसी भी देश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोडक्शन मेथड। अब कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है। ओके संजीत, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, पूछो। इट्स ओके, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। नहीं सर, डाउट नहीं है। नहीं है, ओके। इट इज अ गवर्नमेंट फॉर द रूरल एम्प्लॉयमेंट। यस, रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए होता है, क्योंकि रूरल इसके नाम में आता है। यस, रूरल आता है इसके नाम में, तो रूरल के लिए। ओके, नाउ हम क्या होते हैं, प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड को क्या बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। अब देखो क्या होता है, देखो अब एक चीज बात बताओ, आपकी कार जो बनती है, बेसिकली मैंने एग्जांपल लिया, कार ऐसे तो नहीं बन जाती। बेसिकली सबसे पहले आपको क्या करना है, माइनिंग करनी पड़ती है। यू हैव टू डूइंग अ माइनिंग, खनन में जाना पड़ता है। तो माइनिंग करने के बाद आपको आयरन ओर होती है, जैसे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, इसकी ओर होती है आयरन की। उसको आपने क्या करा, एक्सट्रैक्ट करा। अब आयरन के अंदर जब आपने कार्बन मिलाया, जब आयरन के अंदर कार्बन मिलाया जाता है, ये साइंस की टर्म है, तो इसके अंदर स्टील बनती है। क्या बनती है, स्टील बनती है। मान लिया आपने आयरन को एक्सट्रैक्ट करा था 0 रुपए में, ठीक है, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बिल्कुल 0 रुपए थी, कुछ भी पैसा नहीं लगा, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपकी माइनिंग थी, आपने एक्सट्रैक्ट करा और आपका 0 रुपए कॉस्ट लगा। लेकिन जब आपने इसमें कार्बन मिलाया, जब आपने इसको स्टील बनाया, तो स्टील बनाने में ये कॉस्ट, मैं केवल इमेजिन कर रहा हूं, प्लीज इसको ऐसा मत सीरियस मत लेना, आपकी कॉस्ट लगी 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए लगे। अब उसी स्टील का यूज करके आपने क्या करी, कोई मशीन बनाई, ठीक, मशीन बनाई है आपने। अब मशीन में लग गए आपके, मान लिया 1000 रुपए, और 1000 रुपए लग गए। अब उसी का मशीन का यूज करके आपने क्या बनाई, एक कार बनाई, जो कि आपने बनाई 10,000 रुपए, मतलब सेकंड हैंड कार थी, थर्ड हैंड बिल्कुल 10,000 की कार बनाई। तो इसमें क्या हुआ कि जो ईच स्टेप्स में आपने जितना पैसा इन्वेस्ट करा उसको प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसके बेसिस पे हम क्या होते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट को बनाते हैं। देखो आपने क्या करा, आपके यहाँ से 0 रुपए लगे, लेकिन आपने जब कार्बन मिलाया, स्टील बनाया, तो आपको 100 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करने पड़े, ठीक है। फिर आपने 100 रुपए से 1000 रुपए, मतलब आपको यहाँ पे 100 रुपए आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके थे, आपको 1000 रुपए की चीज मिली, यहाँ पर आपको 900 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करने पड़े। फिर इसी 900 रुपए में आपको क्या हुआ, आपने 10,000 रुपए, मतलब आपके 10,000 में से आप 9,000 घटाओगे या 900 घटाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने 81,000 रुपए जो है आपके इस पे इन्वेस्ट करे हैं। तो ये टोटल जो कॉस्ट आई, वो चीज कहलाती है हमारी प्रोडक्शन मेथड।
तो हम किसी भी चीज को जब कैलकुलेट करते हैं, जब फिनिश गुड बन जाता है, तो उसके ईच स्टेप पे कितना पैसा हमने इन्वेस्ट करा, दैट इज इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोडक्शन मेथड। तो आप इतना डीप में मत जाओ एसएससी वालों, बट इतना दिमाग के अंदर बैठा लो कि आपको मेथड्स पता होना चाहिए। पहला मेथड कौन सा है? एक्सपेंडिचर मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है? प्रोडक्शन मेथड्स। ये प्रोडक्शन, आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपसे एग्जामिनर सिंपल यही पूछेगा कौन सा मेथड यूज नहीं होता है। ये मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से प्रोसीजर होता है, इस तरीके से किसी की प्रोडक्शन मेथड को कैलकुलेट करती है गवर्नमेंट। ओके, अगला मेथड होता है आपका इनकम मेथड। इनकम मेथड आप पढ़ चुके हो। इनकम मेथड मतलब आप, जैसे आपकी इनकम होती है, जैसे आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हो तो आप क्या करते हो? सब चीजें, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप लैंड देखते हो, लैंड के लिए कितना रेंट देना है, लेबर के लिए कितने वेजेस देने हैं, कैपिटल अगर आप कहीं से परचेज करते हो या लोन लेते हो तो लोन पे आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और कितना आपको प्रॉफिट मिल रहा है, दैट इज योर इनकम मेथड। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी कैलकुलेट करती है। गवर्नमेंट जब भी कोई भी चीज को देखती है, सब चीजों को कंसीडर करती है। मतलब दीज आर द ओनली 3 फैक्टर्स and these are the only 3 methods by which we can calculate the national income of the country। तो जल्दी से मुझे बताओ वो 3 मेथड कौन कौन से हैं? केवल आपसे पूछेगा कौन सा मेथड इसके अंदर नहीं आता है। इतना डिटेल में बिल्कुल नहीं पूछने वाला, बस आपको मैंने समझा दिया कौन से 3 मेथड है। जल्दी बताओ। प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड, बस ये 3 मेथड है। अब कोई मेथड तीसरा चौथा आपको पूछ लेता तो प्लीज उसको नोट लगा देना बस, और कोई तरीका नहीं इसका पूछने का। इनकम, प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर, ये याद हो गया सबको। ये कॉपी में नोट डाउन कर लो और आपसे पूछा जाएगा कौन सा मेथड इसके अंदर नहीं होता है। Which of these mostly is used? Basically, we have to use the expenditure method. Sriyansh, we have to use the expenditure method because the expenditure method is quite appropriate and the expenditure method is helpful in while maintaining the budget also. हम बजट को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। हम बेसिकली फिजिकल बता सकते हैं, फिजिकल डेफिशिएंट बजट है, कैसा बजट है, लॉस में बजट है कि प्रॉफिट में बजट है, वी कैन इजीली कैलकुलेट इट। दैट इज व्हाई द एक्सपेंडिचर मेथड इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑफ एनी कंट्री। इट इज क्लियर टू यू? तो राष्ट्रीय आय को बताने के लिए जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है वो बिल्कुल करेक्ट होता है, क्योंकि एक्सपेंडिचर हमारे बजट को बनाने में और जो वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज जो आती है बिफोर बजट, उसको प्रिपेयर करने में मदद करता है, टारगेट्स को बताने में कि टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ। तो बेसिकली आपका जो एक्सपेंडिचर मेथड है दैट इज मोस्ट हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द। यस सर, डिफरेंट ऑथर के बुक्स में इन मेथड्स के डिफरेंट नेम्स हैं, बट जो उनके स्टैंडर्ड नेम्स हैं वो भी तो आ सकते हैं ना? स्टैंडर्ड नेम्स है बट लेकिन यशिका एसएससी में इतना स्टैंडर्ड नहीं पूछता है, टेंशन मत लो आप। स्टैंडर्ड में बिल्कुल सिंपल से पूछता है। जैसे स्टैंडर्ड नेम प्रोडक्शन मेथड का है ना आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, ये स्टैंडर्ड मेथड हो सकता है, जीवे मेथड होता है आपके, ठीक है, बट इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा। डोंट वरी यशिका, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा जिसको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, स्टैंडर्ड अगर मैं पढ़ाने लगे तो पूरा इकोनॉमिक्स ही हो जाएगा, पूरा उतना इकोनॉमिक्स नहीं है, जनरल इकोनॉमिक्स। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, इकोनॉमिक्स से बहुत ही कम ही क्वेश्चंस आते हैं। जनरली जितने भी इंडेक्सेस पढ़ते हैं ना, कि भारत की रैंक डेमोक्रेसी इंडेक्स में, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 131 है, फ्रीडम इंडेक्स में 111 है, करप्शन में, एयरपोर्ट पासपोर्ट में 86 है, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं बेसिकली। ये करंट सिनेरियो देखो, एक क्लास में आपकी ऐसी रखूंगा जिसमें आपको रियलाइज कराऊंगा, आई रियलाइज टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि हमें कौन सी चीज पढ़नी है और कौन सी चीज छोड़नी है। आई विल रियलाइज यू ऑल, सबको चीज बताऊंगा, आपको चीजें होंगी, डाउट होगा कि सर ऐसा होता है। देखो आप लोग प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस करते हो, बहुत अच्छी बात है प्रीवियस ईयर के, लेकिन प्रीवियस ईयर का जितना भी पैटर्न है वो आउटडेटेड हो चुका है उस समय। हालांकि वो प्रैक्टिस में बहुत हेल्पफुल है। आजकल का जो पेपर का पैटर्न है वो बहुत लेटेस्ट है। आजकल एग्जामिनर बहुत सिंपल वे में से नहीं पूछता, लेटेस्ट है पैटर्न। आज का करंट अफेयर्स का जमाना आ चुका है। There is an era of current affairs and there is an era of static GK, which is quite important for each and every competitive examination. आप go through जाओ, आपको चीजें मिलेंगी। मुझे सुबह कई लोगों ने, बच्चों ने भी पूछा भी था कि सर हम ट्रॉफीज क्यों पढ़ रहे हैं। मैंने बताया कि ट्रॉफीज आती हैं पेपर के अंदर, इसलिए मैंने पूछा। आपको एक लेटेस्ट पेपर ही दिखाऊंगा मैं, चलो CHSL का टारगेट है ना आप लोगों को, सीजल का टारगेट है, मैं आपको पेपर ही दिखा दूंगा चलो, या आप पेपर डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है, बहुत सी साइट्स है, साइट्स में भी डलवा दूंगा या आपको भिजवा दूंगा, आप लोग देखना, तो आपको क्लैरिटी होगी, ठीक है। चलो आप आ जाओ, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, मैं बैठा हूं ना,
बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ पेपर का मेरा टारगेट है सबका 18 से 20 सही कराना, बस मुझे ना 20 से ज्यादा सही करवाना है ना 20 से कम सही कराना है, बट मोस्ट प्रोबेबली सबके 15 से सही हो जाए, आई एम हैप्पी। गुड अटेम्प्ट, गुड एंड वेरी 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 गुड अटेम्प्ट, क्योंकि जीएस टफ है यार, थोड़ी सी ध्यान रखना। चलो यस श्रेयांश, ओके लेट्स स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये नेशनल इनकम कैलकुलेट कौन करता है, मैंने आपको बताया था नेशनल इनकम आपका जो कैलकुलेट करता है वो आपका करता है वो कौन, सीएसओ कैलकुलेट करता है आपका। तो नेशनल इनकम आपको बताता है वो कौन बताता है, आपका सीएसओ बताता है। सीएसओ स्टैंड्स फॉर सेंटर स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी क्या बताती है, नेशनल इनकम को बताती है। प्लीज नोट डाउन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट कौन करना। प्लीज गलती से आरबीआई मत लगाया, डोंट पुट द आंसर आरबीआई। आरबीआई कैलकुलेट नहीं करती हमारे देश की, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडीज भी पूछी जाती है कि जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज बन रही हैं इसका फंक्शन क्या है, बेसिकली इस तरीके से फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो सीएसओ कौन कैलकुलेट करता है, सीएसओ हमारे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है। अब इस जो नेशनल इनकम को, अच्छा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये कब बनी थी, जल्दी से नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी के अंदर। ये 1951 में बनी थी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं आजकल बहुत देख रहा हूँ पेपर के अंदर पूछे जा रहे हैं बहुत ज्यादा। 1951 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1951 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर हमारे प्यारी दिल्ली में है, जिसको दिल से ट्रॉफी याद करते हैं। दिलीप ट्रॉफी जल्दी से बताओ वो कौन से गेम से रिलेटेड है, दिलीप ट्रॉफी इज रिलेटेड टू क्रिकेट। क्रिकेट, यस क्रिकेट, ऑल आर राइट, यस क्रिकेट, दिल में बसा है हमारे क्रिकेट। ये हॉकी वाला कौन है, सिद्धार्थ, यू आर अटेंडिंग माय फर्स्ट क्लास। आप एक काम करना, आप लेक्चर अपलोडेड पढ़ना, आपने अपलोड करी कोई बात नहीं, आपको ट्रिक्स पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, डोंट वरी। आपने गलत आंसर दिया, यू आर नॉट अटेंड माय क्लास एट टाइम, तो आपके लिए माफ है गलती, 7 खून में से 1 खून माफ है आपके लिए, डोंट वरी। आपने क्लास अटेंड नहीं करी थी, अगर क्लास अटेंड करने के बाद इफ समबडी गिव द रॉन्ग आंसर एंड आई कांट बियर इट, मैं इसको बियर नहीं कर सकता, ओके प्लीज, वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। ओके, तो कैलकुलेटिंग कौन करता है, हमारा सीएसओ कैलकुलेट करता है। अच्छा, जो सीएसओ कैलकुलेट करता है इसको डेटा कौन देता है लाके, कोई ना कोई डेटा तो देता होगा ना। इसको जो डेटा लगे देता है वो एनएसएसओ देता है आपका। जो एनएसएसओ है आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये डेटा को ला के देती है किसको, सीएसओ को। और सीएसओ क्या करती है, यूज द फॉर्मूलाज, जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े इन फॉर्मूलाज का सीएसओ यूज करती है, then it help in determining the national income of the country. That is the procedure how the data, with the help of this NSSO, the data reach to the CSO, and the CSO use the formulas which I told you earlier. With the help of this formula, the CSO determine the national income of the country, and with the help of this national income we can easily calculate the GDP of any country. हम GDP को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब NSO कब बना कब है, देखो आपको पता होना है, क्योंकि कभी कभी ये बेसिक से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। एनएसएसओ बना है आपका 1949 में बना है आपका, यशिका 1949 में बना है, 1950 में नहीं बना है। 1950 मतलब में मैंने तो बुक्स में 1950 देखा है। 1950 देखा है, 1950 में उसमें अमेंडमेंट्स हुए थे एनएसओ के अंदर, 1949 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका, ठीक है थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, क्योंकि मैंने भी बुक्स में देखा था, बट एक बार ये एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन ये पूछा गया व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड, तो उसका सही आंसर एसएससी ने 1949 बताया था। मैंने भी 1950 ही पढ़ा था, एक बार मैंने जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था क्वेश्चन तो मैंने 1950 ही लगाया था, वो मेरा वहां गलत कर दिया गया था एसएससी ने बिल्कुल, तो मैंने इसलिए पहले आपको बता दिया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर देवप्रियो के घर पे है, दैट इज कोलकाता। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है आपके, ठीक है। कोलकाता में क्या बताया था मैंने आज, कोलकाता के बारे में क्या सी न्यूज, जल्दी से बताओ, व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट कोलकाता। कौन सी हाँ, कोई खाने वाली स्कीम थी ना, 5 रुपीज माँ की रसोई। अरे भैया माता की रसोई, ममता बनर्जी है ना, ममता बनर्जी की नाम में माँ आता है, तो ऐसे याद कर सकते हो, माँ की रसोई, यही पढ़ाया था मैंने कोलकाता में। अच्छा, कोलकाता के बारे में और क्या जानते हो, व्हाट यू नो अबाउट द कोलकाता,
एनीथिंग डिफरेंट इन कोलकाता? So in देखिए, सबसे- context to in context to what? anything you want to try, it is as you wish. It's Eden Garden, Eden Garden, very good. One Place of Isha Chandra Vidyashagar. अच्छा, what is specialty of Eden Garden? Eden Garden क्या specialty है This is the largest in India. No, अभी सेकंड I think लार्जेस्ट so. हुआ है। second largest Seven हो गया। Now it's second largest. सेकंड लार्जेस्ट है। अभी वो आपका मोटेरा वाला स्टेडियम है जो गुजरात Yes, में बना yes. है, ठीक है। अच्छा, एक स्पेशलिटी मैं बताऊं, कोई बताना चाहेगा? यहाँ पे Yes, तो शायद पाकिस्तान से डायरेक्ट विजिबल है। Sweet. पाकिस्तान से विजिबल है डायरेक्ट, ओल्डेस्ट है। और कुछ बताओ, कुछ स्पेशलिटी जो करेंट ट्राम The sweet है अभी भी है। उधर राउंडिंग होटल है जो मतलब बंद हो जाओ साथ। हाँ, आई डोंट रिमेम्बर द नेम चलो बंद हो जाओ, अब मैं बताता हूँ। सब ऑफ नाउ इट्स माय चांस। क्रिकेट के फॉलोअर्स कितने हो आपको पता है? यहाँ पे नाइट मैच खेला गया था बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। टेस्ट नाइट मैच पता था, ईडन गार्डन में खेला गया था। मैं ये स्पेशलिटी चाह रहा था कि ये स्पेशलिटी बताओ और कुछ, ठीक है? डोंट वरी, आपने ट्राई करा, आपने सब चीजें सही बताई, लेकिन मैं कुछ और चाह रहा Actually, था। sir, I don't understand what you connect to the specialty. Actually, I am the inhabitants of Kolkata, and I don't understand. बिदाशु, आप टेंशन मत लो। संजीत, आप टेंशन मत लो। जितने लोगों ने ट्राई करा, उमंग, आप टेंशन मत लो। ऑल आर सेइंग राइट पॉइंट्स, किसी ने कुछ भी गलत नहीं बताया, सबने सही बताया। सबकी व्यूज मैंने सुन लिए, कान में मेरे सुन गए। लेकिन मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा स्पेशलिटी और बता दी कि ईडन गार्डन जो है बेसिकली यहाँ पे आपका टेस्ट मैच खेला गया था, नाइट वाला जो बेसिकली खेला गया था, जो नाइट टेस्ट मैच खेला जाता है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, वो खेला गया था। ओके, और कोलकाता के बारे में स्पेशलिटी जल्दी से बताओ जो और जानते हैं। ईडन गार्डन लार्जेस्ट उसमें आता है ना स्टेडियम्स में, आई थिंक। नहीं उमंग, अब मोटेरा है। पहले लार्जेस्ट था, अब जब मुंशिया गुजरात पे आ गया तब सेकंड लार्जेस्ट हो गया। कोविड से पहले डोनाल्ड ट्रम्प जब आए थे ना 24 फरवरी को, उमंग पता है ना? डोनाल्ड ट्रम्प आए थे इंडिया के अंदर, तो डोनाल्ड ट्रम्प से पहले कहाँ उतरे थे? दिल्ली उतरे थे। दिल्ली से उतरने के बाद वो गुजरात गए थे ना, खूब सारे लोग इकट्ठा हुए थे वहां पे। वो इनॉग्रेशन करने गए थे मोदी जी के साथ, और सौरव गांगुली जो आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने घंटा बजाया था जस्ट फॉर द इनॉग्रेशन पर्पस। तो और मोटेरा, सौरव गांगुली भी कोलकाता से है। हाँ वो कोलकाता से, वो आईसीसी के इस समय प्रेसिडेंट है एक्चुअली में। यस सर, यस। सॉरी बीसीसीआई के, सॉरी बीसीसीआई के, आई एम करेक्ट, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है दादा, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, ठीक है? बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है वो, आईसीसी के नहीं है, ठीक है? ओके, अच्छा फिर इसमें अब इसका नाम मोटेरा नहीं है, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कर दिया गया है इसका नाम। टूरिज्म को थोड़ा बढ़ाना है इसलिए कारण है आपके। अब इसका नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। एक्चुअली में अभी सरदार वल्लभ भाई जी की वो होती है ना आपकी जो एनिवर्सरी होती है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कब बनाते हैं जल्दी से बताओ? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कब बनाते हैं? 31 अक्टूबर को, ठीक है? 31 अक्टूबर को जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाते हैं, जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की एनिवर्सरी होती है, बर्थ एनिवर्सरी, लोहा पुरुष, आयरन मैन, तो उसमें उपलक्ष्य में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी होता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की एनिवर्सरी होती है, तो उसके उपलक्ष्य में उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए इस मोटेरा स्टेडियम का नाम चेंज करके रख दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। दैट इज अ स्पेशलिटी। ओके, आप लोग नहीं फेमिलियर हो गए, मैंने बता दिया चीजों को, ठीक है? बैंकिंग वालों के लिए भी आ सकता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उनके लिए पूछा गया है कि इससे रिलेटेड है। ओके, लेट्स गो। अब डेटा कौन प्रोवाइड करता है? बाय एनएसएसओ, एंड कैलकुलेट कौन करता है? सीएसओ। एनएसएसओ की एक और क्वालिटी होती है, हमारे देश के अंदर जितनी भी बेरोजगारी है, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे देश के अंदर जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट है या बेरोजगारी है, बेरोजगारी को कैलकुलेट कौन करता है? हमारा एनएसएसओ कैलकुलेट करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड विच इज अ रेगुलेटरी बॉडी विच हेल्प इन डिटरमाइनिंग द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी नेशन और ऑफ एनी कंट्री। तो कौन करता है? एनएसएसओ। प्लीज आरबीआई मत लगा लेना। यस, पॉवर्टी भी बताता है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। देश की जो गरीबी होती है,
अभी गरीबी पढ़ेंगे, गरीबी क्या कितने प्रकार की होती है, कैसी गरीबी होती है, ये सब तो समझ में आया। नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करा जाता है, प्लीज फॉर्मूले पढ़ लेना। कैलकुलेट कौन करता है, डेटा किसके द्वारा प्रोवाइड करा जाता है, जो करता है तो उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ और कैसे नहीं होता। ठीक है सर, सेंसस कौन करता है? देखिए सेंसस जो कैलकुलेट करता है आपके, वो आपके सेंसस को जो कैलकुलेट करना करता है आपके बेसिकली एनएसएसओ भी कह सकते हो। एनएसएसओ आपका बेसिकली डेटा प्रोवाइड करता है आपके, ठीक है, एनएसएसओ आपका प्रोवाइड करता है। एक मिनट, सैंपल्स प्रोवाइड करता है, आपकी डेटा को इकट्ठा देता है, ठीक है, ओके करना। बेसिकली जो हमारे ये चीजें जितनी भी होती है हमारे, ये एनएसएसओ हमारा डेटा देता है आपके सेंसस का जाके टू द गवर्नमेंट, और इस तरीके से जो कैलकुलेट करा जाता है एनएसएसओ ही इसका राइट आंसर होगा आपके। अच्छा, सेंसस की स्टडी को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। स्टडी ऑफ सेंसस, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। व्हाट्स अ स्टडी ऑफ पॉपुलेशन? सर डेमोग्राफी। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। स्टडी भी पूछी जाती है जीएस के अंदर। स्टडी कौन बोलते हैं? डेमोग्राफी बोलते हैं। अभी सेंसस पढ़ाऊंगा आपको, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा कैसी चीजें होती है। चंद्रमौली ने बेसिकली सेंसस को क्रिएट करा था। चंद्रमौली, चंद्रमौली का नाम सुना होगा। चंद्रमौली इज द नेम ऑफ अ पर्सन which help in calculating the year. Okay, चलो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट खत्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आपको देखो एमसीक्यूज मिल जाएंगे, थोड़ा सा चल रहा है बिजी शेड्यूल, लेकिन एमसीक्यूज मिलेंगे आपको, डोंट वरी। ओके चलो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? इन्वेस्टमेंट। क्या होता है ये इन्वेस्टमेंट? ये इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्या पड़ी? देखो इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, हम पैसा जो हमारे पास है हम उसको जल्दी क्या करें? स्टोर करके रखें या सेव करके रखें, ताकि फ्यूचर में जब हम उसको रिक्वायरमेंट हो तो हम उसको क्या करें? इन्वेस्ट कर सकें। वो चीज क्या कहलाती है? इन्वेस्टमेंट कहलाती है। अब इन्वेस्टमेंट के दो तरीके होते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट के दो टाइप होते हैं। पहला होता है ऑटोमेटेड और दूसरा होता है मोटिवेटेड। देखो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे काम होता है। देखो ऑटोमेटेड क्या होता है? ऑटोमेटेड होता है टू फुलफिल द नीड्स, जो हमारी जरूरतों को पूरा करे। अब गवर्नमेंट क्या करती है? हमारी जरूरतों को पूरा करती है। गवर्नमेंट 70% पैसा इस ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट में लगा देती है कि उसके पास मोटिवेटेड के अंदर अप्लाई करने के बाद पैसा ही नहीं बचता। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट आप देख रहे हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोल रही है, ठीक है, गवर्नमेंट शौचालय खोल रही है, सुलभ शौचालय देख रहे हो आप लोग, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोल रही है, गवर्नमेंट एजुकेशन सेंटर्स खोल रही है। मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है? पैसा इन्वेस्ट कर रही है ताकि जो हमारी नीड्स है, हमारी जो जरूरत है वो पूरी हो सके, वो पूर्ण हो सके। तो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं ऑटोमेटेड। क्या बोलते हैं? ऑटोमेटेड। मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है? सेल्फ कर रही है। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, गवर्नमेंट खुद पैसा लगा रही है, इन्वेस्ट कर रही है ताकि हमारी नीड्स पूरी हो सके, ठीक है। अब मोटिवेटेड क्या होती है? मोटिवेटेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो कि हमारे डिजायर्स को पूरा करती है। डिजायर्स मतलब हमारे शौक को पूरा करती है। अब हमारा शौक क्या होता है? यार आसपास हमारे मॉल होना चाहिए यार। अब जो कुछ छोटी सिटी से रहते होंगे तो वो लोग सोचते होंगे, जो बड़ी सिटी में रहते हैं उनको तो वो तो बेचारे देख देख के जी उठ गया होगा उनका। जो सिटी छोटी छोटी सिटी से बिलोंग करते हैं, यार आसपास ये होना चाहिए, काश यार ऐसा कुछ होता तो मैं इतना एंजॉयमेंट करता था, ये मेरी डिजायर है, ये मेरे शौक है, मेरे शौक पूरे हो जाते। जो आपके शौक पूरे होते हैं वो शौक आपके गवर्नमेंट पूरे नहीं करती, वो शौक आपके प्राइवेट कंपनीज पूरे करती है। योर शौक, योर इंटरेस्ट इज फुल बाय द प्राइवेट कंपनीज। जितने भी प्राइवेट फर्म्स हैं वही आपके शौक को पूरा कर रहे हैं, गवर्नमेंट शौक पूरी नहीं करती। गवर्नमेंट केवल इन्वेस्ट करती है ताकि आपके नीड्स को पूरा किया जा सके। आप देख रहे हो ना, जितने भी प्राइवेट मॉल्स खुल रहे हैं, डीएमआरसी मेट्रो खुल रही है, एनएमआरसी मेट्रो खुल रही है, जितनी भी मेट्रो डेवलपमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट तो इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन प्राइवेट फर्म्स भी बेसिकली इन्वेस्ट पैसा ज्यादा कर रहे हैं। मॉल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो
अब देखते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट का अफेक्ट क्या होगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर, व्हाट इट्स अफेक्ट। अगर हम इन्वेस्ट करेंगे किसी भी चीज पे तो हमारा देश का क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हो ना, मॉल खुलेंगे, नई बिल्डिंग्स बनेंगी, लोग आएंगे बाहर से कहेंगे वाह यार इंडिया का तो इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम लाजवाब है, क्योंकि गवर्नमेंट ने या प्राइवेट फर्म्स ने जितने भी होंगे उसमें पैसा लगाया होगा, इन्वेस्ट किया होगा। अब इससे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे चीजों का, और इससे जब प्रोडक्शन होगा चीजों का तो हमें प्रोडक्शन करने के लिए मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। वी हैव टू रीच द मैन पावर। तो मैन पावर कहां से मिलेगा, हम लोगों को देंगे एम्प्लॉयमेंट, लोगों को क्या देंगे, रोजगार देंगे, लोग रोजगार का अवसर देंगे कि वो हमारे कंपनी के अंदर आए, काम करें, और उनका अगर हमें सेटिस्फेक्शन होगा तो लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और लोगों को जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों को उससे एम्प्लॉयमेंट से क्या मिलेगा, रोकड़ा मिलेगा, इनकम मिलेगी, और उस इनकम से लोगों की जो डिमांड होगी, यही तो है, यही तो आपकी लाइफ है, यही चीजें हैं, यही चीज आपकी लाइफ से रिलेटेड है। आप क्या कर रहे हो, आप प्रोडक्शन की जगह आप मेहनत कर रहे हो। मेहनत क्यों कर रहे हो, ताकि आपको रोजगार मिल जाए, और रोजगार भी उस जगह मिले जहां से आपकी नीड्स पूरी हो सके, जहां आपको एक को सिक्योरिटी मिल सके। यू हैव टू गेट द सिक्योरिटी, ठीक, यही चीज है। इसलिए बेसिकली हम पढ़ रहे हैं, आपके पास इनकम होगी, आपके भी तो कुछ ना कुछ सपने होंगे ना, सपने होंगे ना किसी के कि यार मैं देखो ऐसा होगा, मेरे पास इतना पैसा होगा, हाँ, मुझे यहाँ करना है, मुझे बिल्डिंग बनानी है, मुझे ये कार खरीदनी है, मुझे ये बाइक खरीदनी है, आपके शौक होगी। ये शौक कब पूरे होंगे, जब आपकी मेहनत होगी, और आप मेहनत करोगे, तब आप पढ़ोगे, तब आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स को निकालोगे, तब ये आपकी डिमांड्स, आपकी नीड्स आपकी पूरी होगी। यही एक इन्वेस्टमेंट है, यही इकोनॉमिक्स है बेसिकली। इसलिए इकोनॉमिक्स में ये चीजें होती हैं। कंडक्टेड बाय द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, यस करती है बेसिकली। आपका एनएसएसओ भी आपके डेटा देती है आपके, ठीक है, ओके। तो बेसिकली ये चीजें हैं, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के ये अफेक्ट होते हैं। अच्छा, आप इंफ्रास्ट्रक्चर करने जाओगे, किसी भी चीज का इन्वेस्ट करोगे तो कौन कौन से फैक्टर्स आ सकते हैं, आपसे मैं जनरल पूछ रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ आपको पैसा लगाना है, आपको इस फलाना जगह पैसा लगाना है, तो कौन से फैक्टर आपको अफेक्ट कर सकते हैं, जल्दी से बताओ, हालांकि लिखे हुए हैं उसके अंदर। सबसे पहला फैक्टर पॉलिसी। यार गवर्नमेंट की पॉलिसी समझ में नहीं आती किसी को, कहेगा यार कोई मुझे पॉलिसी समझ में नहीं आ रही। एक तो इतनी खतरनाक पॉलिसी बना रखी है, इतने सारे नियम कानून बना रखे हैं कि अगर हम नियम कानून ही फॉलो करने लगे तो आधा पैसा ही इन्वेस्ट कर देंगे इसके अंदर। तो ये कुछ इंटरप्शंस है तो इन्वेस्टमेंट में आपकी हर्डल्स क्रिएट कर सकते हैं। इट क्रिएट्स ऑब्स्ट्रक्शन इन योर इन्वेस्टमेंट। आपकी किसी भी चीज पे जब पैसा लगा रहे तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपके ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इट नॉट ए स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी नहीं है यार, कोई स्टेबिलिटी नहीं है कि कल को बिजनेस आपका चले या ना चले, दैट इज रिलेटेड टू अ स्टेबिलिटी। पता नहीं भाई क्या पता, किसी समय का कुछ नहीं पता, ये सब समय ही है बिजनेस यार। समय पे कोई भी चीज खराब भी हो सकती है, समय पे कोई चीज उठ भी सकती है। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट, इट इज नेचुरली। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं है यार, क्या पता आपने दुकान कहीं खोल दी, आपने इस जगह दुकान खोल दी, वहां पता चला चोरी करके कोई ले जाता हो, रोज समानाई दिन वहां पे चोरी हो रही है, ये भी तो प्रॉब्लम आ सकती है। आप कहीं भी पैसा लगा रहे हो, कहीं भी इन्वेस्ट करते हो, तो आपको इन फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। ओके, हाउ मच दैट एरिया डेवलप्ड, मतलब किस सेंस में पूछना चाह रहे हो श्रीकांत, मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन। सर वहाँ का एरिया डेवलप्ड है या नहीं, मतलब पॉपुलेशन वहाँ पे कितना? हाँ, ये देखो, अगर देश के अंदर, अगर हम अपनी खुद की कंपनीज, अगर हमारे देश के अंदर की खुद की कंपनीज अगर इन्वेस्टमेंट जल्दी कहते हैं, अगर 35% के आसपास या 30 to 35% के आसपास इन्वेस्टर अपना खुद का होता है, बेसिकली कंपनी का होता है, तो बेसिकली वी आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री। अभी हमारे देश के अंदर खुद का है ही नहीं चीजें। 25% का बेसिकली होता है
क्राइटेरिया होता है, उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हम बेसिकली डेवलप्ड नेशन में आते कि नहीं। हमारे देखो प्रोडक्शन है ही नहीं बिल्कुल भी, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो बटा सन्नाटा है। गवर्नमेंट तो इन्वेस्ट कर रही है इन सब चीजों, 25% एक क्राइटेरिया होता है इसका बेसिकली। फैक्टर हो सकते हैं, दीज आर द फैक्टर, इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है श्रेयांश डेवलप का। तभी तो मोदी जी बार बार बोल रहे हैं यार आत्मनिर्भर बनो, सेल्फ रिलायंस बनो। क्यों बोला जा रहा है? सेल्फ रिलायंस का बोलने का मतलब क्या है? इसीलिए बोलने का मतलब है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्योंकि ये जो भी हर्डल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, एक चीज से निष्कर्ष निकाला जा सकता है अनेकों समस्याओं का। वी हैव टू रिजॉल्व द मैटर बाय सॉल्विंग द बेसिक थिंग्स, बेस है हर चीज पर। अब ब्यूरोक्रेट्स का भी फॉर्म, ये सोनाक्षी पूछो डाउट। अरे ब्यूरोक्रेट्स का भी फॉर्मूला झेलना पड़ता है भाई। अब मान ले तुम कहीं लगा रहे हो कंपनी, अब ब्यूरोक्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्या मैं यहाँ पे कंपनी लगा सकता हूँ, यहाँ पे ये चीजें इन्वेस्ट कर सकता हूँ पैसा? ब्यूरोक्रेट्स कहेगा एक काम करो, पैसा खिला दो मुझे या कुछ भी चीज दे दो। होते हैं जो ट्रुथ होते हैं वो तो ट्रुथ होते हैं, लेकिन जो ट्रुथ नहीं होते, जो बेसिकली ऊपर ही कमाई करते हैं, तो वो कहेंगे भाई मुझे यहाँ पैसा खिला। यस, रेड टेपिज्म बिल्कुल करेक्ट है। कल मैं डिफेंस पढ़ा रहा था, तो डिफेंस में मैंने ये पॉइंट बताया भी था कल बच्चों को। मैंने आई टीच द डिफेंस सब्जेक्ट इन द साइंस एंड टेक पार्ट ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी में मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने यूपीएससी में बताया था बच्चों को एक प्रॉब्लम हो सकती है, ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं यार। ब्यूरोक्रेसी बहुत है इंडिया के अंदर, क्योंकि हम बेसिकली प्रेरणा क्या होता है, रेड टेपिज्म क्या चीज होता है? रेड टेपिज्म फॉर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इट इज आल्सो गुड वर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत एक अच्छा वर्ड भी है। तो क्या होता है प्रेरणा? हम लोग बेसिकली क्या होते हैं कि जो हमारा टैलेंट है, जैसे कोई भी चीज है, इसरो है, डीआरडीओ है, अब उसके अंदर साइंटिस्ट है बड़े बड़े, ठीक है, हम साइंटिस्ट की चीजों को नहीं सुनते कि साइंटिस्ट जो अपनी राय देंगे, चीजें बताएंगे, वो हमारे लिए बेनिफिट्स है। हम उनकी चीजों पे ना जाके हम उनकी सुनते हैं जो उस फील्ड पे स्पेशलिस्ट ही नहीं है। हम नेताओं की सुन लेते हैं, नेता कहता है ऐसा, तो हाँ जी ऐसा ही होगा। अब बेचारे जो साइंटिस्ट हैं, जो उनकी रायज हैं, जो उनके पर्सपेक्टिव है, जो उनकी नॉलेज है, वो क्या वेस्ट है ना? ऐसे जगह क्या इन्वेस्ट करोगे यार आप? ये ब्यूरोक्रेट्स का फॉर्मूला देख सकते हैं आपको। मतलब आपकी कैपिटल इनफ नहीं है और ब्यूरोक्रेट्स कह रहा है मुझे इतना दे, पैसा दो, तब आपका इन्वेस्टमेंट होगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रेंडली नेचर भी हो सकता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, दीज आर द हर्डल्स व्हाइल यू आर इन्वेस्टिंग एनीथिंग। आप कभी बिजनेस को इन्वेस्ट करते हो या पैसा लगाते हो, यू हैव टू फॉलो दिस मेथड। मतलब आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, इन सब समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। एक बहुत रियलिटी है लाइफ की, रियलिटी। अगर आप किसी भी चीज को इन्वेस्ट करोगे तो आपको इन समस्याओं से गुजरना पड़ेगा लाइफ के अंदर। बिजनेस डेवलपमेंट नहीं पढ़ा रहा, बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये चीज है क्योंकि इकोनॉमिक्स यही है और कुछ नहीं। इकोनॉमिक्स अगर आपको ये चीजें समझ में आ जाती हैं तो इकोनॉमिक्स का बेसिक फंडा सब एंटरप्रेन्योरशिप ही होता है, एट लास्ट मार्केटिंग ही होता है, सब चीजें। ओके, अब क्या होती है देखो, अब हमें क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है। अब यार हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट भी करना नहीं करा रहे हैं, हमारे प्रॉब्लम में हर्डल्स भी आ रही है, अब हम कैपिटल नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। अब इंटरनल मेथड होता है। अब गवर्नमेंट सोचा यार लोग आत्मनिर्भर बन नहीं रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर नहीं रहे हैं, तो इंटरनल मेथड बहुत इफेक्टिव नहीं हुआ। मतलब देश को डेवलपमेंट करने के लिए जो इंटरनल कैपिटल थी वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पर्सन इंडिया के अंदर आप जानते ही हो, लोग अपनी प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं, प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट है, प्रॉपर्टी से अपना पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन आप क्या देश के लिए कर रहे हो? व्हाट यू हैव टू डू फॉर योर कंट्री। क्या आप पैसा तो कमा रहे हो, ठीक है, आप पैसा कमा रहे हो, आप नेशनल इनकम में सपोर्ट कर रहे हो, ये इट इज गुड, बट आप देश के लिए कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट सैक्रिफाइसिंग समथिंग फॉर योर कंट्री, इट इज बेनिफिशियल फॉर द कंट्री फॉर द फ्यूचर। वो फ्यूचर के लिए बेनिफिट नहीं है, तो गवर्नमेंट को कुछ फैक्टर्स चेंज करने पड़े। हमें एक्सटर्नल कैपिटल पे डिपेंड होना पड़ा। वी हैव टू डिपेंड ऑन एक्सटर्नल कैपिटल, जो बाहर की पूंजी होती है उस पर निर्भर होना पड़ा। अगर हम देश का डेवलपमेंट करना चाहते थे तो हमें बाहर की पूंजियों पर डेवलपमेंट करना पड़ा, जिसमें पहला मेथड आया ग्रांट मेथड। ये ग्रांट क्या होता है, ये भी बहुत इफेक्टिव नहीं निकला। ग्रांट इज नॉट अ इफेक्टिव मेथड। अब ग्रांट क्यों इफेक्टिव नहीं है? ग्रांट इफेक्टिव पता क्यों नहीं है? मान लिया हमने जापान से हमने कैपिटल ली, ठीक है, जापान से हमने बोला कि मुझे भाई 500 करोड़ का लोन दे दो, ठीक है, हमें बुलेट ट्रेन बनानी है, हमें ये फलाना ढिंका करना है या इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अभी तक हमारे रिलेशनशिप अच्छे थे,
हमारा रिलेशनशिप अच्छा चला था जापान के साथ, और कल को खुदा ना खास्ता जापान से हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप खराब हो गए, मान लिया हमारे रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब हो गए, इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिया एंड जापान गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, बहुत खराब हो गया, बहुत डैमेज हो गया, और जापान वाला यही कहेगा, अजी जो पैसा मैंने तुम्हें दिया था ना वो मुझे लौटा दो, जो पैसा दिया था ना वो मुझे लौटा दो। क्या ये इफेक्टिव मेथड है? ये इफेक्टिव मेथड नहीं है, दैट इज कम अंडर द ग्रांट। अब एक बात बताओ, आपकी नेचुरल लाइफ है, आप किसी भी दोस्त पे पैसा आपने खर्च कर, आपको बहुत भरोसा था कि यार ये मुसीबत पड़ेगी तो ये मेरा साथ देगा, ये बंदा जो है ये मेरा साथ देगा, आपने ग्रांट कर दिया, आपने पैसे उधार दे दिए कि हाँ भैया ये रख लो, आपने 500 रुपए दे दिए, लेकिन वही दोस्त आपको कुछ समय बाद धोखा दे के चला गया, तो सबसे पहले सबके दिमाग में यही आता है, मैंने इस पे 500 रुपए खर्च किए थे, मैंने इस पे ये चीजें करी थी, इसने मुझे लौट के कुछ नहीं दिया, ये तो मेरा फायदा उठा के चला गया। और ऐसे होता है, सच है, ये ग्रांट, तो उससे आपको लगता है यार इससे मांग लूं मैं पैसे, मांग लूं इससे पैसे, ऐसा होता है। तो ग्रांट इज नॉट अ इफेक्टिव वे टू गेट अ कैपिटल फ्रॉम द एक्सटर्नल पार्ट। ग्रांट बहुत इफेक्टिव नहीं है, कल को रिलेशनशिप खराब हो सकता है, कुछ भी चीजें हो सकती हैं, हमें कुछ नहीं पता कि हमारा रिलेशनशिप कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल सकता है, फ्यूचर हमने नहीं देखा यार। मान लिया चाइना से भी हमने ले लिया, चाइना से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, चाइना तो बोलेगा ना भाई पैसा दो मुझे, पैसा नहीं दोगे तो मुझे इंटरेस्ट दो, तो लॉस में कौन जाएगा? आपका देश जाएगा ना। तो ग्रांट इज नॉट इफेक्टिव वे। अब ग्रांट के बाद आता है डेप्थ। डेप्थ मतलब होता है कोई भी लोन लेना। अगर हम लोन ले लें, लोन भी कोई इफेक्टिव नहीं है, कल को कोई मांग बैठा और हम लोन को इंटरेस्ट पे नहीं कर पाया, चुका नहीं पाए, तो ये भी कोई इफेक्टिव नहीं है। तो हमने एक तीसरा मेथड देखा जो हमें बहुत अच्छा लगा, क्यों ना हम एफडीआई का यूज करें। That is the more appropriate and the effective method. That is foreign investment. तो foreign investment हमने क्यों पढ़ा, क्यों हमें स्विच करना पड़ा? क्योंकि ग्रांट और डेप्थ हमारे लिए नहीं था। यस सिरांश, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई। एफपीआई बेसिकली शेयर मार्केट के अंदर होता है, और जो एफडीआई होता है वो नॉर्मल होता है। मतलब वी हैव टू इनवाइट, हम क्या कर रहे हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज की जो इंडस्ट्रीज है उनको जस्ट इनवाइट कर रहे हैं, कि फॉरेन इंडस्ट्री को इनवाइट कर रहे हैं कि वो अपना बिजनेस आके हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो इन्वेस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, बेसिकली कुछ ना कुछ हमें पैसा मिलेगा, और उसी को क्या कहते हैं, तभी हमें एक्सटर्नल मेथड्स को, कैपिटल को जनरेट करने के लिए, एक्सटर्नल मेथड के लिए हमें ये मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड लगा, दैट इज कॉल्ड एफडीआई। एफडीआई और एफपीआई। अब क्या होता है ये एफडीआई और एफपीआई? देखो बैंकिंग वालों के लिए पेपर में एक क्वेश्चन शॉर्ट श्योर आता है एफडीआई से, लिमिट पूछ लेता है कि जरा बताइए डिफेंस के अंदर एफडीआई कितना % चल रहा है। ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग में देखे गए हैं। अब देखो ये बैंकिंग, अब बैंकिंग वालों को मैं पढ़ा दूं कि एफडीआई में इतना % होता है, बैंकिंग वाला मुझसे पूछेगा सर ये एफडीआई होता क्या है, एफडीआई का यूज क्या करना पड़ा। देखो एफडीआई होता क्या है आपको बताता हूं। देखो आपको दिख रहा होगा, एफडीआई इज अ हाई स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या है इसमें? बहुत स्टेबिलिटी है। लेकिन एफपीआई जो होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो शेयर मार्केट से होता है। जैसे मुझे श्रियांश ने बताया कि जो एफपीआई होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो क्या होता है, शेयर मार्केट में होता है। अब एक बात बताओ, जब आप शेयर बाजार देखते होगे या शेयर मार्केट का खेलते होगे, नॉर्मल आप यूज अगर करते हो शेयर मार्केट अभी नहीं, जब आप अर्निंग करना तो शेयर मार्केट लोग खेलते हैं, नॉर्मल प्ले करते हैं, शेयर मार्केट से डील करते हैं। तो शेयर मार्केट के अंदर रेट फिक्स नहीं रहते, किसी भी चीज के प्राइस और किसी भी इंडस्ट्रीज के प्राइस क्या होते हैं, बढ़ते और घटते रहते हैं। देयर इज नो स्टेबिलिटी इन एफपीआई। फ्लक्चुएट होते हैं, यस फ्लक्चुएट होते हैं, देयर इज नो फिक्समेंट। फिक्समेंट नहीं होता, फ्लक्चुएट होते हैं। तो वो क्या है, एफपीआई इज नॉट अ स्टेबल मेथड, वो स्टेबल नहीं है। बट एफडीआई क्या है, हाई स्टेबिलिटी है। तो एफडीआई क्या है, ज्यादा एप्रोप्रिएट है। पढ़ेंगे एफडीआई, हम शेयर मार्केट भी पढ़ेंगे, शेयर कैसे खरीदे जाते हैं, शेयर कैसे बेचे जाते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ शेयर मार्केट। वो सेबी डील करता है, जो कि सेबी जो होता है आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो आपका 1992 में बेसिकली स्टैब्लिश हुआ था आपके, ठीक है, वो कैलकुलेट करता है शेयर मार्केट से। जितना भी इन्फ्लेशन होता है वो सब आरबीआई कंट्रोल करता है। अभी रेसिड एक्सरेजिंग है, रियल इन्वेस्टमेंट होता है, रियल एस्टेट्स का नाम होता है, रियल एस्टेट्स के अंदर जितनी भी इन्फ्लेशन होती है वो आपका एनएचबी करता है, नेशनल हाउस बैंकिंग, जो कि आरबीआई की सब्सिडरी होती है। ये सब पढ़ेंगे हम।
ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्यों इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, वाई एफडीआई। अगर आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछे वाई एफडीआई, हमें भाई एफडीआई इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ग्रांट और डेप्थ हमारे लिए अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है, दैट इज व्हाई वी हैव टू स्विच टुवर्ड द एफडीआई। ओके, अरे यस, कोई डाउट पूछ सकते हो, एनी डाउट, फ्री फ्रॉम माय साइड। फिर हम प्रोसीड करेंगे, कोई डाउट नहीं, चलो हम प्रोसीड करते हैं फिर। देखो ओके, क्लियर है सबको, कोई भी डाउट है यार शर्माना नहीं। कौन सा स्टूडेंट नया आया था, आई थिंक द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट व्हेन आई स्टार्ट माय क्लास, क्या नाम था उस स्टूडेंट का, श्रीवास्तव था कोई, आई थिंक सो, familiar with the surname, yes, सिद्धार्थ श्रीवास्तव। सिद्धार्थ, क्लियर है सबको आपको व्हाट आई एम टीचिंग, क्लियर है सिद्धार्थ आपको, कोई डाउट तो नहीं, शर्माना नहीं, पहली मुलाकात है, आई एम ट्राइंग, ओके कोई बात नहीं, ट्राइंग करो, कोई भी डाउट हो नेक्स्ट टाइम में पूछना। हाँ यस, प्रेरणा का बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है कि एफडीआई और एफपीआई में डिफरेंस क्या होता है। देखो एफडीआई क्या होता है प्रेरणा, इसमें जो रेट होता है बेसिकली स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए उतारते हैं। और एफपीआई के अंदर क्या होते हैं, हम सेलिंग करते हैं अपने शेयर्स को। बेसिकली जो एफपीआई होती है डील विद द शेयर मार्केट एंड एफडीआई इज डील विद द इन्वेस्टमेंट and to invite the industries of the foreign country to spend to invest their business or their companies in our country, that is FDI। FDI के अंदर क्या होता है, आपकी हाई स्टेबिलिटी होती है, और जो FPI होता है उसके अंदर स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, बिकॉज शेयर मार्केट के अंदर क्या होते हैं, आपके जो प्राइस होते हैं शेयर्स के वो घटते और बढ़ते रहते हैं। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन FDI एंड FPI। तो FDI ज्यादा स्टेबल है, FDI इन कंपैरिजन टू FPI इज मोर स्टेबल। FPI is to enhance the portfolio, yes, FPI जो होती है आपकी पोर्टफोलियो को इन्वेस्ट आपकी इनहांस करती है बेसिकली प्रेरणा, यस। आपको दिख रहा होगा, यस, आपकी दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक होता है ब्राउन फील्ड कंपनी, एक होती है ग्रीन फील्ड कंपनी। अच्छा, ब्राउन फील्ड कौन सी होती है, जो एग्जिस्ट होती है, मतलब जो पहले से कंपनी है, जैसे कोई कंपनी बाहर से आई, जैसे स्टार्टअप पहले कोई कंपनी चल रही, उसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड कंपनीज, जो ऑलरेडी पहले से चल रही है और आपने आके उस पर पैसा लगा दिया या उसकी फ्रेंचाइजी में पैसा लगा दिया तो वो कंपनी और इनहांस हो गई, तो उस कंपनी को बोलते हैं ब्राउन फील्ड कंपनीज। और ग्रीन फील्ड कंपनीज वो होती हैं जो कि नया बिजनेस स्टार्ट करती है, बेसिकली दैट इज कॉल्ड ग्रीन फील्ड कंपनीज। जो नई कंपनीज है वो ग्रीन फील्ड कंपनीज होती है। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट होता है बेसिकली, और एफपीआई पे क्या होता है, बेसिकली स्टेबिलिटी नहीं होती है। ये प्रेरणा आपको डिफरेंस क्लियर हुआ एफपीआई और एफडीआई, और डिटेल में भी आएगा, अभी केवल आपको मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, ठीक है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है, एक्सटर्नल होता है। एफडीआई और एफपीआई जब आपको क्लियर होगा, जब आपको शेयर मार्केट समझ में आएगा, तब आपको और चीज क्लियर होगी प्रेरणा। अभी शेयर मार्केट का पार्ट नहीं है, अभी केवल ये पार्ट आया है। तो एफपीआई में क्या होता है, यस सोनाक्षी। सर आपने एफडीआई का क्वेश्चन कौन सा बताया था बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से? अभी मैं बताऊंगा एफडीआई की लिमिट्स होती हैं, जो वेरियस सेक्टर्स होते हैं, एफडीआई लिमिट्स पूछता है। जैसे आपसे पूछेगा कि डिफेंस में कितना परसेंट है, जैसे भी आपको करंट अफेयर में आपने पढ़ा होगा, शायद कल की करंट अफेयर में था कि टेलीकॉम सेक्टर पे 100% एफडीआई कर दिया गया, करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, आज की नहीं, शायद पिछले हफ्ते की करंट अफेयर, लेकिन इन द मंथ ऑफ फरवरी, ये मैंने न्यूज पढ़ाई थी। हाँ, आपको रिपीट कर देता हूं, एफपीआई होता क्या है। एफपीआई ये चीज होती है, एफपीआई डील विद फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो डील करता है आपके शेयर मार्केट से डील करता है। जैसे कोई भी मार्केट, जैसे कोई भी बंदा अपने शेयर बेचता है, आप देखो शेयर मार्केट में बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हो, शेयर मार्केट में आप ऐसे ही नहीं आ जाते, सबसे पहले आपको सेबी जो होता है वो सेबी की परमिशन लेनी पड़ती है। पहले आपको सेबी बोलता है कि अपने 10% शेयर को बेच के दिखाओ। जब आप अपने शेयर्स को 10% शेयर को बेच देते हो, तभी सेबी आपके भरोसा देता है और आपको लाइसेंस देता है बेसिकली। इस तरीके से आपके सेबी में मार्केट होती है। तो सेबी शेयर मार्केट से होती है, मतलब जो पैसा भारत में आ रहा है। एफपीआई मतलब अगर हम शेयर मार्केट से जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत के अंदर, दैट इज रिलेटेड टू अ एफपीआई। और इफ वी यूज टू इन्वेस्ट अ पैसा और इन्वेस्ट अ कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री इन द कंट्री, दैट इज रिलेटेड टू एफडीआई। समझ में आया?
अगर हम शेयर मार्केट का यूज करके पैसा भारत के अंदर कैपिटल की फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, तो वो होता है एफपीआई। और अगर हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज को इनवाइट करके या न्योता देके उनको बोलते हैं कि वो अपना बिजनेस आके हमारे अंदर पैसा आके इन्वेस्ट करें, और उससे जो टैक्स पे करेंगे, जो पैसा वो हमारे पास आएगा, उसको हम किसी जगह इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू एफडीआई। आई थिंक इट इज क्लियर टू ना कौसर, आपको ये क्लियर है एफडीआई और एफपीआई में क्या डिफरेंस होता है? एफडीआई इंडस्ट्री से डील करता है और एफपीआई शेयर मार्केट से डील करता है। अबे शेयर मार्केट से पैसा तो आता है ना, शेयर मार्केट से क्या होता है, पैसा आता है बेसिकली। शेयर मार्केट में आपकी इंडस्ट्रीज की वैल्यू बढ़ती है बेसिकली। अब जैसे आईओसीएल का शेयर बढ़ रहा है, जैसे बीपीसीएल का शेयर गिर रहा है, आईओसीएल का बढ़ रहा है, बीएचईएल का बढ़ रहा है, तो शेयर उसके लोग खरीदते हैं। अब अगर शेयर बढ़ गया बेसिकली, अगर तो आपको देने के बजाय कुछ आपको बहुत सारी चीजें मिल भी सकती है, प्रॉफिट भी हो सकता है। और अगर आपका पैसा आपने लगा दिया, हो सकता है आप लॉस में चले जाओ। बेसिकली इस तरीके से पैसा होता है। ये पैसा सेबी के पास आ रहा है, लाइसेंस मिल रहा है, इससे बेसिकली इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कंपनी की एक फॉर्म हो रही है बेसिकली, शेयर मार्केट, शेयर खरीदे जा रहा है। वो शेयर मार्केट का एक पार्ट है। कैसे होता है ये भी मैं आपको नहीं बता सकता। इट्स अ पार्ट ऑफ मनी मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट एक टॉपिक होता है। अभी आपका एक नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा, अभी बैंकिंग वाला जब मैं पार्ट पढ़ाऊंगा, फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर दो तरीके की मार्केट होती है, एक मनी मार्केट होती है, ठीक है, और एक दूसरी आपकी एक मनी मार्केट होती है, दूसरी कौन सी मार्केट होती है? लॉन्ग टर्म मार्केट होती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म मार्केट, एक लॉन्ग टर्म मार्केट होती है। जो बेसिकली जो शेयर मार्केट होती है उसमें डील होता है कैसे, वो शेयर मार्केट कैसे शेयर बेचे जाते हैं, शेयर खरीदे जाते हैं, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब आपको क्लियर होगा वहां पे। अभी केवल ये डिफरेंशिएट है, इसमें स्टेबिलिटी होती है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं होती बेसिकली, ये ठीक है, ओके। अच्छा, पितांशु ने मुझे पूछा सर पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो क्या होता है? बेसिकली पोर्टफोलियो कुछ नहीं होता। पोर्टफोलियो जल्दी क्या होता है, जैसे एग्जांपल में बताता हूं। देखो पोर्टफोलियो क्या होता है, जैसे किसी चीज को, जैसे कोई भी इलेक्शन होता है, जैसे मान लिया जैसे आपकी मिनिस्ट्रीज है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको पता होगा मिनिस्ट्रीज होती है ना, कि इसको ये पोर्टफोलियो दिया गया, मतलब ये डिपार्टमेंट दिया गया। यू कैन इजिली टर्न द पोर्टफोलियो इज इन अ सिंपल लैंग्वेज, दैट इज डिपार्टमेंट। इसका जो सिंपल और लेमन लैंग्वेज में एक आंसर है, पोर्टफोलियो मींस इट इज डिपार्टमेंट, जो आपको विभाग मिलता है। कल को आपको बोला जाएगा ना कि आपको अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है एसएससी के अंदर या बैंकिंग के अंदर, तो आपको ये पोर्टफोलियो दिया गया है, आपको ये विभाग दिया गया है। यू आर वर्किंग अंडर द इनकम टैक्स मिनिस्ट्री, यू हैव टू वर्किंग अंडर द इनकम टैक्स, यू आर वर्किंग इन द एक्साइज, यू आर वर्किंग एज ए वो। तो ये क्या होता है, एक पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो इज नथिंग, इस पोर्टफोलियो इज डिपार्टमेंट। हितांशु क्लियर है? पोर्टफोलियो के डिपार्टमेंट है, जैसे मिनिस्ट्री होती है, बोलते हैं ना कि ये मिनिस्ट्री इसको दी गई, वो चीज होती है बेसिकली। इट इज नथिंग, इट इज डिपार्टमेंट है बेसिकली, और कुछ नहीं। पोर्टफोलियो इतना डिटेल में मत जाओ, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बहुत सिंपल से समझाई चीज। ऐसे ही पूछा सर, ऐसे ही कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा। कोई बात नहीं, आपने पूछा, अच्छी बात है। जस्ट फॉर द नॉलेज, पता होना चाहिए आपको बेसिकली ये चीजें, सही बात है, आपको पूछना चाहिए। नहीं सिद्धार्थ, आपकी जो क्लास होगी वो 5:30 तक है बेसिकली, जो टाइमिंग है आपकी क्लास का 4 to 5:30 है, ओके। डोंट वरी अभिषेक, आप सिद्धार्थ, अभी आपका नया है, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल बीच से चल रहा है आपका, ठीक है। डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी आने वाले टाइम में, ठीक है। चलो अब हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लेशन, ठीक है। चलो मुझे बताओ, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इन्फ्लेशन, ठीक है। चलो इन्फ्लेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, मुझे बताना। सबसे पहला टाइप होता है आपका, चलो इन्फ्लेशन होता क्या पहले बताओ मुझे जल्दी से, ये शायद सबको पता होगा, केवल डिस्कस करेंगे। सप्लाई ऑफ मनी, महंगाई बढ़ना, डिमांड ज्यादा होना, सप्लाई डिमांड ज्यादा होना, डिमांड ज्यादा होना सप्लाई से क्या होती है, इन्फ्लेशन होती है। जब क्या हो जाए, डिमांड ज्यादा हो जाए सप्लाई से, मतलब डिमांड ज्यादा होगी, आपकी मांगे ज्यादा होंगी, तो कहां पैसा ज्यादा आएगा, मार्केट के अंदर पैसा ज्यादा आएगा।
मार्केट के अंदर पैसा ज्यादा आएगा तो लोग अपने मन मुताबिक चीजों को क्या करेंगे, बेचेंगे। अब जैसे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, अभी आपको पता होगा पेट्रोल के अंदर, डीजल के अंदर 100 रुपए पेट्रोल इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है क्योंकि लोगों की डिमांडें बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है। अच्छा, क्या रीजन हो सकता है ये पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ रहा है? कल मैंने यूपीएससी वालों से भी पूछा था, देखता आप बता सकते हो। टैक्सेस, ठीक है, टैक्सेस मिल रहा है, इसके पीछे कुछ चाल भी हो सकती है गवर्नमेंट की, कुछ अच्छा इनिशिएटिव भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं हर चीज नेगेटिव भी नहीं होती। यस, दैट इज द राइट आंसर, टू बूस्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोसीड कर, कुछ ना कुछ किसी के पीछे अच्छाई भी होती है। हमें हर चीज के पीछे बुराई नहीं देखनी चाहिए, हमें अच्छाई भी देखनी चाहिए। यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में कहाँ पर है, तो किस चीज को बूस्ट कर रहे हैं ये लोग, ये समझ नहीं आता ना। सर टेस्ला इंडिया में थोड़ी है जी, टेस्ला। हाँ सर, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में अभी तो कुछ स्कोप ही नहीं है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल का। अच्छा, अभी आपने 2 दिन पहले की करंट अफेयर्स पढ़ी थी? अगर आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो, एक चीज बताओ, देखो बेसिकली जितनी भी कंपनीज जितनी भी है, जो बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे आपने टेस्ला का नाम सुना होगा, टेस्ला का जो नाम सुना होगा, ये टेस्ला अपना बिजनेस इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने वाली, मतलब पैसा लगाने वाली है और बिजनेस अपना स्टार्ट करने वाली है। आई थिंक स्टार्ट इज बिजनेस इन कर्नाटका ही सर, कर्नाटका के अंदर टेस्ला अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाली है। तो मे बी अ रीजन गवर्नमेंट इनवाइट्स दीज कंपनीज। देखो मुझे पता है पेट्रोल के दाम इतने ज्यादा, पेट्रोल के दाम थोड़े ज्यादा हैं। सर आई थिंक टेस्ला के अलावा भी कंपनी एक न्यू कार लॉन्च करेगी, प्रोवेग, और इसलिए उसमें हाँ ये न्यूज में था, बहुत ज्यादा न्यूज में था। और इवन कुछ बड़े बड़े जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स के जितने भी है, एस्ट्रोनॉटिकल डिपार्टमेंट्स वगैरह है, वो भी थोड़ा सा प्रोसीड कर रहा है इसमें, ताकि हम लोग प्रमोट कर सकें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बेसिकली। सर ये मिडिल क्लास लोगों के लिए या फिर लोअर जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड लोगों उनके लिए अफोर्डेबल थोड़ी होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल। टाटा के कार्स हैं, 1-2 कार्स हैं जो अभी मींस फिलहाल अफोर्डेबल हो चल रहे सकती हैं। है, एफोर्डेबल्स है सर, मींस खास करके टाटा कंपनी। ऐसा नहीं सोच सकते अगर किसी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस कर लिया तो उसका पेट्रोल का तो प्राइस भी घट सकता है। देखो बहुत सारी चीजें हो सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल से आते आते। बेसिकली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करने का एक पर्पस है। अभी देखो पहली जो भी चीज आएगी वो थोड़ी सी हाई कॉस्ट में आएगी, इट इज एप्लीकेबल, हाई कॉस्ट में आएगी। पहले चीजें काफी इन्वेस्टमेंट होगा, पहले इसको यूज करा जाएगा। हम नहीं कह सकते ना आप उसको कैसे यूज कर सकते, आप कैसे बता सकते हो देश, अब ये सब कुछ फैक्टर्स को देखा जाएगा कि हमारे देश की नेशनल इनकम कितनी है, देश का सेंसस कितना है, देश के पास प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो ये सब फैक्टर को देखा जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग जितने भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाएंगे उनके जो रेट्स होंगे उसको डिसाइड किया जाएगा बेसिकली। और इसका जो पर्पस है वो हम नहीं कह सकते, इसका जो पर्पस है बेसिकली एक तो पोल्यूशन को रिड्यूस करना, जितना भी पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करना एक पर्पस है। आप जैसे बेसिकली जो समिट्स होती हैं उसमें यही सब डिस्कस करा जाता है कि हम इलेक्ट्रिक चीजों का इस्तेमाल करें, रेन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें ताकि पोल्यूशन जो है बेसिकली कम प्रोड्यूस हो। हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट इज गिविंग द सब्सिडी फॉर इलेक्ट्रिक कार्स। यस, इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट में बेसिकली इलेक्ट्रिक कार्स के लिए सब्सिडीज भी देना चालू कर रही है। यस, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, सब एफोर्डेबल है। यस, सिराज तो बिल्कुल सही चीज बताया। अरे भैया ये जो बार बार गवर्नमेंट बोल रही है ना भाई मेरे आत्मनिर्भर कर जाओ, आत्मनिर्भर बार बार यही चीज है यार, क्योंकि हम बाहर की कंपनी को इनवाइट करेंगे तो वी हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, हमें उनके हिसाब से चलना पड़ेगा यार, हमें उनके रेट डिसाइड करने पड़ेंगे, वो रखेंगे वो चीज रखनी पड़ेगी। अगर लेकिन हम अपना खुद का बनाएंगे तो हम उसके बेसिस पे हम चीजें कर सकते हैं। चीजें हो सकता गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज हो यार जो आत्मनिर्भर बार बार बोलती है गवर्नमेंट, क्या पता इसके पीछे कोई अच्छाई भी हो। मुझे पता है कि कहीं ना कहीं चीजें सही नहीं है, बट मे बी अ पॉजिटिव पॉइंट समथिंग, किसी के पीछे में कुछ कुछ अच्छाई भी होती है, मे बी गवर्नमेंट के ऐसी पॉलिसीज हो। यस केशव, इसके पेट्रोल और डीजल की इंक्रीजिंग रेट मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी न्यूज़पेपर के अंदर ही, तो उन्होंने बताया था कि जब लॉकडाउन लगा था तो मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल की वैल्यू बहुत डाउन हो गई थी,
बट इंडिया ने अपने प्राइसेस कम नहीं किए थे, क्योंकि ये जो मोदी गवर्नमेंट थी ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को पैसा देने लग गई थी, जबकि सब कुछ जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, तो इसने टैक्स अपना थोड़े से इंक्रीज किए थे। बट अभी जैसे ही लॉकडाउन खुला है तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, उसके अकॉर्डिंग फिर मोदी गवर्नमेंट को और पैसा इंक्रीज करना पड़ रहा है बजाय कम करने के। तो ये पॉसिबल हो सकता है। ये भी रीजन है, लेकिन रीजन ये हो सकता है, लेकिन प्रोस्पेक्टिव ये भी हो सकता है। रीजन होगा, देखो कहीं ना कहीं, देखो यार गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बैठी, गवर्नमेंट को लॉस हुआ है कोविड के टाइम पे, गवर्नमेंट को ह्यूज लॉस हुआ है। जो गवर्नमेंट आपका प्राइवेटाइजेशन कर रही है, ये स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये चीजें लॉस है गवर्नमेंट को यार, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट के पास लॉस नहीं हुआ, उसको लॉस हुआ है यार इस चीजों को, क्योंकि कोविड का मतलब इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं केशव, अगर आपने एक चीज पता होगा तो यूएसए को भी बहुत बुरा हाल था ड्यूरिंग द कोविड, यूएसए भी नहीं बचा था। यूएसए की तो बिल्कुल धज्जियां उड़ गई थी इस समय, जितना भी यूएसए में, क्योंकि जितने भी गल्फ कंट्रीज होती हैं उनसे इनका बिजनेस चलता है बेसिकली। सऊदी अरेबिया से जो क्रूड ऑयल्स और पेट्रोल्स और डीजल्स, अब कोविड के टाइम पे ये सब चीजें नहीं हुई थी, तो यूएसए भी इससे बहुत ज्यादा सफर हुआ है। हमारा देश ही नहीं यार, बहुत से देश, अरे बहुत से देशों की तो गवर्नमेंट ही उड़ गई। हम तो खुद खुश मिजाज रहे कि हमारी गवर्नमेंट नहीं उड़ी है, बहुत से रिजाइन हो गए, बहुत से प्राइम मिनिस्टर्स, बहुत से प्रेसिडेंट्स ने देश के रिजाइन करा होगा। और आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा ये चीज, आई थिंक सो, इटली में 2-2 बार 3-3 बार 4-4 बार गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, सऊदी अरेबिया में हुआ है, ये सब चीजें अफेक्ट हुआ है यार। हमारे इंडिया की जीडीपी नहीं, बहुत कंट्री में अफेक्ट हुआ है। ये कोविड बहुत ज्यादा खराब था जो आया है, ये चीज सही नहीं लेके आया बिल्कुल। मतलब चाइना अपना तो इंक्रीज कर गया, चाइना अपनी जीडीपी खुद बढ़ा ली, चाइना का ये पर्पस ही था नहीं, मुझे तो ये लगता है ये चीज है, चाइना का खुद का पर्पस ही था कि अपनी जीडीपी को इंक्रीज करना और बाकी की जीडीपी को गिराना। और ऐसा होता नहीं है, चाइना जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो गड्ढे में सबसे पहले कूदता है, और ये देखना है चाइना के साथ भी कुछ ना कुछ बुरा होगा बहुत जल्दी। चाइना ने कुछ ना कुछ इसमें स्ट्रेटेजी बनाई है, चाइना प्लेज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल। ओके, तो ये चीजें हैं। इसका मतलब क्या हुआ सूर्यांश? वी असर हुआ, वी ज्वाइन प्लूटस। अच्छा ओके चलो फिर क्लास इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में आपका इन्फ्लेशन पढ़ाऊंगा। सिंपल आप फॉर्मूले के गो थ्रू जाना, ठीक है, कुछ नहीं है। फॉर्मूला आपसे पूछेगा एनएनपी का फॉर्मूला कौन सा करेक्ट है, पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करी जाती है, मतलब दीज आर द थिंग्स, दीज आर द बेसिक्स। नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है, आप एक प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व करना और मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, मोर देन इनफ फॉर यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन ज्यादा आता है, ठीक है। चलो मुझे जल्दी बताओ, एक एक क्वेश्चन मुझे जल्दी बताओ, एक एक क्वेश्चन पूछूंगा फटाफट, स्टैटिक जीके से। बगलीहार डैम कौन सी नदी पे है? हाँ, क्वेश्चन भी डिस्कस कर देंगे, पहले ये बताओ बगलीहार डैम कौन सी नदी पे? बगलीहार चेनाब, यस चेनाब सर। चेनाब, मतलब जिसने आंसर दिया उसने करंट अफेयर भी बहुत अच्छे से पढ़ी है। आई थिंक मैंने कोई एक न्यूज बनाई थी जिसमें कोई एक फेस्टिवल था, इन दैट न्यूज आई मेंशन द बगलीहार डैम इज सिचुएटेड इन चेनाब रिवर। यस याद है कुछ? यस सर, एक दो दिन पहले का था। हाँ, एम से करके कोई फेस्टिवल था जो जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है, जेएनके में। हाँ जेएनके में। ओके चलो मुझे बताओ, डैम ही पूछूंगा मैं आपसे, हीराकुंड कहां पे? हीराकुंड डैम, डैम बहुत पूछे जाते हैं। यस, उड़ीसा। केशव यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज इन उड़ीसा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे बताओ, एक दो के सीएम पूछूं? चलो मुझे बताओ, मध्य प्रदेश का सीएम कौन है? शिवराज चौहान, वेरी गुड। मामा, मामा इज द सीएम ऑफ मध्य प्रदेश। एम फॉर मामा, एम फॉर मध्य प्रदेश। ओके चलो फिर मुझे जल्दी बताओ, हु इज द सीएम ऑफ गोवा?
हाँ, सीएम फ्रीक्वेंटली पूछ ले जाते हैं एक्चुअली। दर्शकना कभी कभी क्या ऐसी चीज होती है, मैं आपको एक बात बताऊं, बैंकिंग में जल्दी नहीं पूछता, लेकिन पूछ भी सकता है, पोर्टफोलियो पूछ सकता है, ठीक है। बैंकिंग में कम पूछता है। गोवा का सीएम जल्दी बताओ। अभिजीत सावंत नहीं है, हाँ प्रमोद सावंत, नॉट अभिजीत सावंत। चलो मैं बैंकिंग वाले क्वेश्चन पूछता हूं। चलो मुझे बताओ, करंट पे रेपो रेट कितना चल रहा है? जल्दी से बताओ, रेपो रेट कितना चल रहा है? 4%। 4%, करेक्ट। रिवर्स रेपो रेट 3.35। 3.35। अभी मॉनेटरी पॉलिसी आई थी ना, ठीक है। बैंक रेट 3.35 है। यस, हाँ केशव एक 5 और लगा लेना, जस्ट इंक्रीज द 1 डेसिमल पॉइंट। ओके ओके, तो ये थिंक है और विश्वनाथन है। जल्दी बैंकिंग में तो पता क्या आता है दर्शकना, आपको मैं बता दूं, बैंकिंग में बैंकिंग न्यूज ज्यादा आती है और स्टैटिक न्यूज, सबमिट न्यूज, ये बेसिक जो पढ़ रहे हैं वो बहुत आता है। और बैंकिंग में एक चीज जुड़ जाती है, जो ऐप होती है, जो बैंकिंग एप्लीकेशन में जो ऐप बनाते हैं, जो डिफरेंट बैंक्स अपनी ऐप बनाते हैं। अच्छा मुझे जल्दी बताओ दर्शकना, जो इन्फिनाइट ऐप बनाई गई है ये किस बैंक की है? ऐसे क्वेश्चन आता है बैंक के पेपर में। इन्फिनाइट ऐप इज विच बैंक है, विच बैंक ऐप, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। सही बताना। आईसीसीआई, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट, ये मैंने मेंशन भी करा। जो हमारी आईसीसीआई बैंक है वो इन्फिनाइट ऐप बनाई है उसने। मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं जो बेसिकली आपसे पूछ जाते हैं। चलो फिर क्लास आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो क्लास में डाउट हो तो आपको मंडे को मिलते हैं दोबारा से, ठीक है। आप लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो एंड एंजॉय योर संडे ऑल, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट होगा तो पहले आपके डाउट क्लियर करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, ठीक है केशव? यस केशव। मंडे को कितने बजे क्लास होती है बैंकिंग अवेयरनेस की? मंडे को 1 से 2। ओके सर। सॉरी, हाँ 1 से 2। यस, ओके ओके सर। 1 to 2। सर हाँ यस। आईसीआईसीआई बैंक में एक ट्रांजैक्शन हुआ ना सर, क्या गलत ट्रांजैक्शन में बेनिफिशियरी को 4000 करोड़ समथिंग। यस, पेनल्टी लगाई है उसमें। एक्चुअली में आईसीसीआई बैंक के बारे में, हाँ आईसीसीआई बैंक पे पेनल्टी लगाई। ये गलत बेनिफिशियरी को 4000 करोड़ समथिंग ट्रांसफर कर दिए। हाँ यस, हाँ न्यूज में था, क्योंकि बेसिकली जो आरबीआई की जो नॉर्म्स है, जो बेसिकली जो पॉलिसीज हैं, उनको जस्ट थोड़ा सा क्या करा है, मिसगाइड करा है। दैट इज व्हाई द आरबीआई इंप्लीमेंट अ पेनल्टी। ऐसा कुछ हुआ है, यही है। ऐसा मैंने प्रॉपर नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ ऐसा सुना है मैंने, ऊपर की चलती न्यूज है कि आईसीसीआई के साथ ऐसा करा गया है और एचडीएफसी के साथ भी किया गया था। एचडीएफसी मतलब बहुत ज्यादा बैंकिंग को प्रमोट कर रही थी विद द हेल्प ऑफ थ्रू ऑनलाइन। तो आरबीआई ने एचडीएफसी को भी कंट्रोल करा कि भैया थोड़ा सा कंट्रोल रखो, सरकारी बैंक के भी है, सब तुम ही कर लोगे, इसलिए करना पड़ता है। चलो फिर क्लास बाय।